नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज के शो की। मार्केट के लिए एक अच्छा दिन देखिए, और अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ एक निफ्टी आईटी है जो 1.5% नीचे है। और निफ्टी आईटी में तो खैर आज क्लियर हो गया था कि वापस एक नया एक्सीडेंट हो रहा है। कोई ना कोई रोज़ नया एक्सीडेंट कर ही देता है। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और निफ्टी आईटी आजकल ऐसा हो गया है कि आप रॉन्ग साइड पर ड्राइविंग कर रहे हैं ना, बिल्कुल होगा ही एक्सीडेंट। तो वो इस समय, लेकिन बाकी इसके अलावा मार्केट अच्छा है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर। और एक चीज़ अगर आप देखें, निफ्टी कल के लो से घूमा और कल के हाई के जस्ट पास में आके बैठ गया। तो क्रूशियल लेवल्स पर है। बात करेंगे कि आज ये लेवल्स क्रॉस होंगे या नहीं होंगे। एक हमने व्यू लिया था आज कि खुलते ही जुलाई के एंड का पुट कॉल ले लें और उसमें बने रहें। वो स्ट्रैटेजी आगे भी काम करेगी या नहीं, इन सब पर बातचीत करते हैं। लेकिन शो की शुरुआत हेडलाइंस के साथ है। जुलाई सीरीज की शानदार शुरुआत, 150 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर निफ्टी 24,000 के ऊपर निकला। रिलायंस, एक्सिस बैंक, M&M और SBI ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी करीब 500 पॉइंट का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। इंडिया विक्स भी पड़ा ठंडा। बिग स्टॉक्स और ChatGPT पड़े सटीक। कमजोर आउटलुक के बाद डूटा KPIT टेक करीब 17% गिरकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। साथ ही ऑटो सेक्टर से जुड़े होने के चलते टाटा टेक में भी करीब 3% की गिरावट। लेकिन नोमुरा की बुलिश रिपोर्ट से 5% भागा कार ट्रेड। उधर ChatGPT शेयर HDFC AMC और बजाज फाइनेंस भी मजबूत कायम। रियल्टी शेयरों में तूफानी तेजी, 2.5% से ज़्यादा चला इंडेक्स। रियल्टी में 3% चढ़े प्रेस्टीज, DLF और गोदरेज प्रॉपर्टी। साथ ही FMCG और कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी करीब 2% ऊपर। लेकिन IT इंडेक्स में लगातार चौथे दिन दबाव। इंडेक्स 1.5% फिसल कर 5 साल के लोस पर पहुंचा। जून में सेल्स के अच्छे आंकड़ों से ऑटो शेयरों में शानदार रफ्तार। उम्मीद से बेहतर बिक्री से अशोक लेलैंड करीब 3% ज़्यादा ऊपर। साथ ही M&M और मारुति में भी अच्छी रफ्तार। मारुति ने करीब 18% तो M&M ने करीब 36% ज़्यादा बेची गाड़ियां। और अशोक लेलैंड की सेल्स भी करीब 25% बढ़ी। वाटरवेज लीजर की खराब लिस्टिंग, करीब 15% डिस्काउंट के साथ NSE पर 680 पर लिस्ट, फिलहाल 20% से ज़्यादा नीचे। CNBC आवाज़ ने वाटरवेज के महंगे वैल्यूएशन समेत कई रेड फ्लैग्स का किया था जिक्र। ओके, चलिए फिर लेकर आइए जरा आज का मार्केट। निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर, 152 पॉइंट 24,018 पर इस समय ट्रेड करता हुआ, 24,019 पर। और बैंक निफ्टी भी लेकर आइए। बैंक निफ्टी देखिए एक बार जरा स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी करीब अब 58,000 के करीब जाता हुआ। शानदार मूव। और 57,500 पहला रेजिस्टेंस क्रॉस करते ही सीधा दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ 58,000 के करीब। शानदार शुरुआत जुलाई सीरीज की और चौतरफा तेजी है मार्केट में। आज अगर आप देखें, एक मॉनसून भी सही टाइम पर आया है। आज पूरे दिन बारिश हुई है और अच्छी खासी झमाझम बारिश हो रही है। और अब लग रहा है कि मुंबई का मॉनसून है। मुंबई के मॉनसून में ना यही होता है, बारिश हो रही होती है अच्छी खासी, लोग नीचे जाके फ़ोटो खींच रहे होते हैं, अपनी खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, टैक्सियाँ मिलने मुश्किल हो जाती है, लोग थोड़ा सा घर पे रहते हैं, थोड़ा सा वड़ा पाव का चाय वड़ा पाव का थोड़ा सा हो जाता है और मार्केट अच्छा होता है। जुलाई अच्छा होता है हमारे लिए जनरली, है ना। तो वो रीज़न है ना भाई, जुलाई के आज सुबह हमने डेटा दिखाया था कि जुलाई कितना अच्छा होता है। अब मूड अच्छा होता है मार्केट में, ठीक है। एडवांस डिक्लाइन 1.5:1 के करीब का है ये। और मिड कैप और स्मॉल, ये थोड़ा हटा दीजिए इसको प्लीज़। 1:5 तो बहुत ख़राब हो, इसको हटा दीजिए, कोई बात नहीं, गलती से गलत लिख दिया आपने। 1.5:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर भी अच्छी बात। और हमने एक चीज़ सुबह व्यू लिया था कि जुलाई में मार्केट आपको चौंका सकता है पॉजिटिवली, और मंथ एंड की कॉल एक लेके बैठ जाए। अब ऑब्वियस इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि आज मार्केट चल गया तो मैं इसके लिए सोचे खुश हो जाऊँ। मंथ एंड की कॉल अगर आपने लिए तो मज़ा तब आएगा जब अगर निफ्टी 24,500, 25,000 या 25,200 ऐसा कुछ दिखाई दे। तो एक 1,200-1,400 पॉइंट की सीरीज ड्यू है हमारे लिए। और FIs के रिकॉर्ड शॉर्टिंग है ना। 10% लॉन्ग पोजिशंस के साथ FIs ने सीरीज में एंटर किया और एक्सपायरी वाले दिन शॉर्ट जोड़े। तो लेट्स सी। अच्छा, एक और चीज़, 24,050 ये नहीं क्रॉस कर पाए हम। कल का लो डिफेंड किया लेकिन कल के हाई के आसपास आकर फंस रहे हैं। अगर इसको आपने क्रॉस किया तो फिर 24,150, 24,200 का भी रास्ता खुलेगा। बैंक निफ्टी में भी 58,000 का एक रेजिस्टेंस है, उस पर आप थोड़ा सा फंस रहे हैं। IT इंडेक्स यहाँ पर देखें आप, बड़ी गिरावट है आज भी।
5 साल के लो पर आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखें एक ऑटो शेयर्स यहाँ पर बहुत शानदार कमाल के मूव्स हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब ऑटो सेल्स अच्छे आते हैं ना, मार्केट का मूड माहौल ठीक हो जाता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी जो डेटा होता है वो ऑटो सेल्स ही होता है। केपीआईटी टेक में 15% की गिरावट है। आज सुबह हमने बात की थी कि आज का एक्सीडेंट होगा, भले ही कल 5% गिरा था। कल 5% गिरा, मतलब कि आज नहीं गिरेगा, कल 5% गिरा था, उसके बावजूद 10% खुलेगा नीचे और गिरने के भी चांस रहेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी थी। 15-16% नीचे इस समय केपीआईटी टेक ट्रेड कर रहा है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आता है। आखिरी का 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जुलाई सीरीज की आगाज दमदार हुई है और ऐसे में क्लोजिंग कहाँ होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। फिलहाल तो अच्छी रैली के साथ, रिकवरी के साथ हम काम काज कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेथ अच्छी है। जून के ऑटो बिक्री आंकड़े अच्छे आए हैं। एफएमसीजी, रियल्टी पैक में अच्छी खरीदारी है। तो यहाँ पर चौतरफा खरीदारी तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी तेज़ी मार्केट में और ख़रीदारी होती हुई नज़र आई है, बस आईटी पैक को छोड़कर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल सर आपने उठाए, क्या जुलाई के मंथ की कॉल खरीद के रखनी है और आज के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हो जाएंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी में? क्योंकि निफ्टी में जो हमने बड़े रेजिस्टेंस की बात की थी 24,050, वहीं पे अटकता हुआ फिलहाल निफ्टी। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में पिछले 2-3 दिनों से हमने क्या बात की थी श्रेया, कि जो कल और परसों मूव आए थे, कल और परसों से मूव और इवन थर्सडे का मूव, ये एक्सपायरी ड्रिवन मूव है। इनको ट्रेंड मत समझिए, किसी भी एंगल से इनको ट्रेंड मत समझिए। ट्रेंड आज से क्लियर होगा और आज मेरे ख्याल से मार्केट ने आपको एक साइन दे दिया है कि ट्रेंड कैसा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब मार्केट में ट्रेड बहुत सिंपल है। आप कॉल लेके बैठ जाएं और 23,800 का एक स्टॉप लॉस लगा दें 20 डे मार्क का, बस। अब रिस्क रिवॉर्ड आपका, आप अगर उनमें से जो कहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं ली सुबह, कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर आप ले रहे हैं तो आपका रिस्क कितना है? 200 पॉइंट का। 23,800 का मैं स्टॉप अगर सजेस्ट कर रहा हूँ, रिवॉर्ड कितना है? अगर मेरा एनालिसिस या मेरा व्यू सही है कि 1200-1400 पॉइंट की सीरीज ड्यू है, तो 1000 पॉइंट यहाँ से भी और मूव आने चाहिए। 5:1 के करीब का रिस्क रिवॉर्ड है। और एक और चीज़ देखिए आपने, ये तो तब हो रहा है जब आईटी इंडेक्स नहीं चल रहा है। सोचिए, आईटी इंडेक्स ना चले, उसके बावजूद आप इस तरीके का मूव दिखा रहे हैं। और आईटी इंडेक्स देखिए अब करीब 1.5% नीचे है ना, और 26,000 के भी नीचे आ गया है। फ्रेश लो पर इस समय ये आईटी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर। मार्केट में एक मोमेंटम इस समय स्ट्रांग है। मिड कैप और स्मॉल कैप कल से इंप्रूव होने शुरू हुए, उससे पहले थोड़े से वो गिर रहे थे। एक ना एक्सपायरी से रिलेटेड मूव्स में हमेशा एक पिंच ऑफ सॉल्ट या ट्रकल ऑफ सॉल्ट वो डाल के ना, उसके बाद आपको व्यू लेना चाहिए। ये मेरा हमेशा एक व्यू रहा है। जहाँ तक इंडेक्स की बात है, निफ्टी पर अब 23,750 से 23,800 का वेल डिफाइंड सपोर्ट है। एक्चुअली अब इसको चाहे ना आप, अब तो मैं कहूँगा कि 23,800 भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप और बिल्कुल ही बोल्ड व्यू लेना चाहते हैं, 23,895 आज कल हुआ ना, उसको स्टॉप बना लीजिए। फिर तो और भी आपके लिए कंफर्ट हो गया। 800 का अगर आप डीप नहीं रखना चाहते तो 895 का ही बना लें। रेजिस्टेंस 24,050 से 24,150 है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस बार इस सीरीज़ में हम शायद वो जो हमारा 24,250 का एक रेजिस्टेंस, जिसको हम पिछली सीरीज़ में क्रॉस नहीं कर पाए थे, 24,263 का हाई था मेरे ख्याल से, 24,261 का हाई था। एक बार 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा निफ्टी का, आई थिंक 24,261 का हाई था हमारा, जिसको 24,261.6। आई थिंक इस बार हम उसको क्रॉस कर पाएंगे। ये टिपिकल पोल एंड फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट के साइन है। एक और अगर आपने उसको क्रॉस कर दिया 24,261, फिर एक और 1000 पॉइंट के करीब का मूव मुझे लग रहा है। और बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि इस बार ना, प्रोवाइडेड 57,100 बचा रहे, 57,120 डे में बिल्कुल भी हमने उसको टेस्ट नहीं किया। 57,100 बचा रहा है। 57,500 आपका नया स्टॉप लॉस हो जाएगा आज का लो। और तैयारी कर लीजिए एक बार बैंक निफ्टी में 60,000 की, बड़े लगेंगे आपके नंबर 60,000 की, और इवन ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी रहेगी बैंक निफ्टी में। पेन पॉइंट मार्केट का सिर्फ एक है, निफ्टी आईटी, और वो कहीं जाने वाला नहीं है। आई थिंक कंपनीज ने कुछ हद तक प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है आपको। केपीआईटी ने जिस तरीके से बोल दिया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इतना गिरने के बावजूद स्टॉक और गिर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक और चीज़ बता रहे हैं कि इसमें ना बोल्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं ही बॉटम पकड़ूंगा। आईटी में सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ हुआ है? एक बार अगर आप निफ्टी आईटी का 3 महीने का चार्ट देखेंगे, हर बार ना लोगों ने बॉटम पकड़ने की कोशिश की कि बस अब इससे नीचे नहीं जाएगा, बस अब इससे नीचे नहीं जाएगा। हर बार वो गलत पड़ा। क्यों? ये हम नहीं होते हैं तय करने वाले कि इससे नीचे नहीं जाएगा।
ना ही हम ये तय करने वाले होते हैं कि इससे ऊपर कोई स्टॉक नहीं जाएगा। चलिए बीरू के पास चलते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक क्या क्या आज मूव आए। बीरू, गुड आफ्टरनून बताइए। बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून अनुज। यहाँ पे पहला स्टॉक मैं पकड़ना चाहूँगा, ग्रिप करना चाहूँगा, दैट्स HDFC AMC। एक बड़ा कंसोलिडेशन का फेज देखा, उसके बाद लास्ट आई थिंक कुछ सेशंस में इसमें बैंक लौटी है, इनफैक्ट प्रिसाइसली कल लौटी बड़े एवरेज से। हालांकि अब ये जून 3rd वीक का हाई क्रॉस कर रहा है, दैट्स आई थिंक 2740, बट एक बार OI रखिएगा, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज कैपिटल मार्केट थीम ने, आई मीन चाहे एक्सचेंजेस हों, चाहे वो AMC स्टॉक्स हों, चाहे वो ब्रोकिंग स्टॉक्स हों, सब में रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है। 1% OI बिल्डअप हुआ है, हालांकि बहुत शार्प OI बिल्डअप नहीं है, बट स्टिल प्राइस वाइज लुकिंग ग्रेट। आई मीन सारे एवरेजेस के ऊपर बैठा हुआ, वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक शार्पनेस है और विद इन दिस ग्रुप एक स्टॉक जो कि अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन को हिट कर रहा है, उसमें एंटर करने की तैयारी कर रहा है, दैट्स अदानी ग्रीन। एक बार रखिएगा 1542.80 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, और ये अमूमन इसका 1 अप्रैल से, यानी अप्रैल मई जून तीनों सीरीज में एक ट्रेड पैटर्न रहा है। जब ये 20 डे पे आता है, इसमें बाइंग इमर्ज होती है, तो एक अदानी ग्रीन अच्छा लगता हुआ, शॉर्ट कवरिंग ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज, एक इस पर नजर रखिएगा। और तीसरा स्टॉक जरा एक बार पेटीएम लेके आइए, आपकी स्क्रीन पे आएगा जरा। पेटीएम फाइनली अपनी इस रेंज से बाहर निकलता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की डिरेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। एक्टिविटी इसमें 3-4 दिन से काफ़ी शार्प है, और करीब 19,000 शेयर्स के ओपन इंटरेस्ट में कम हुए। तो ये 3 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, और बात करते करते HDFC AMC में काफ़ी अच्छी खासी शार्पनेस है। अनुज, सुबह हमने 1-2 बात की थी सेक्टर स्पेसिफिक, है ना, जब एक अच्छा व्यू बन रहा है जुलाई का सीरीज़ का। सुबह हमने क्रॉस कॉम्बिनेशन की बात की थी, IT की वीकनेस और फार्मा की स्ट्रेंथ। कुछ और कॉम्बिनेशंस जो कि इस जुलाई की सीरीज़ को प्ले करने के लिए स्टॉक स्पेसिफिक थोड़े से आकर्षक लग रहे हो, अदर देन बैंक्स और फार्मा जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। बीरू देखिए, मेरे ख्याल से ऑटोज़, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एक बड़ा ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए। और अगर आप देखें ऑटो सेल्स के आंकड़े शानदार हैं, और ज़्यादातर ऑटो सेल्स के आंकड़े जो हैं वो उम्मीद से बेहतर है। और सुबह हमने एक चीज़ कही थी कि ऑटो शेयरों में ना वापस एक महक आ रही है तेज़ी की। और एक्चुअली देखें अगर आप सही तरीके से, तो ऑटो शेयर्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं। वो बीच में बस जब वॉर आई थी तो थोड़े करेक्ट हुए थे, लेकिन इतना भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं उसको आप करेक्शन मानेंगे, ठीक है, 5-6% के करीब की करेक्शन हुई थी। और आप ग्रोथ देखिए कंपनीज़ की, सिर्फ एक hyundai को छोड़ दीजिए जिसका एक प्रोडक्शन लॉस था। hyundai को अगर आप हटा दें तो मारुति की 19% की ग्रोथ है, M&M की 36% की ग्रोथ है, हीरो मोटो में तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्लैट आएंगे नंबर, वो फ्लैट है। अशोक लेलैंड मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज इस बार अगर किसी ने किया है तो वो अशोक लेलैंड है। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर यहाँ से स्टॉक दिखा दीजिएगा अशोक लेलैंड का, कि आज का, कि अशोक लेलैंड जो है वो यहाँ से अगर एक अच्छा आपको पॉजिटिव मूव दिखाए। और उसके अलावा अगर आप देखें आयशर की भी जो CV सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। अब ऑब्वियसली आयशर की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 2 व्हीलर सेल्स आ जाएं, उसके बाद और अच्छा व्यू लिया जाएगा यहाँ पर। एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, ये सब जो हैं ये अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऑटो अच्छा कर रहा है। वीरू, एक और सेक्टर पर नज़र रखिए आप, FMCG पर। मुझे लग रहा है कुछ अर्ली साइंस हैं यहाँ पर, अर्ली साइंस। जिस तरीके से नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC जिस तरीके से चल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है एक चीज़ और यहाँ पर हो रही है, कुछ डिफेंसिव बाइंग वाला जो फ्लेवर था जो पिछले पूरे हफ्ते तक फार्मा में रहा, कहीं ना कहीं अब वो FMCG में भी मूव हो रहा है। जो IT का पैसा निकल रहा है, देखिए IT का जो पैसा निकलेगा वो सारा का सारा फार्मा में तो जा नहीं सकता, कहीं ना कहीं और कोई ना कोई और रेवेन्यूज ढूंढेगा वो। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है फार्मा में, और वो थोड़ा सा FMCG में गया है। और अगर आप स्टॉक्स देखें, जैसे ITC का स्टॉक है, अब ITC का स्टॉक अगर आप देखें तो इस समय एक ऑलमोस्ट PSU वैल्यूएशन पर आ गया ये, डिविडेंड यील्ड और वैल्यूएशन के हिसाब से। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखें आप, हमने बात ही नहीं की हिंदुस्तान यूनिलीवर की कितने समय से। मुझे लग रहा है यहाँ से आगे जाते हुए एशियन पेंट्स एक स्टॉक हो सकता है जो काफ़ी सरप्राइज कर सकता है आपको, अर्निंग्स पर भी, स्टॉक प्राइस मूव के हिसाब से भी ज़बरदस्त सरप्राइज कर सकता है आपको। आई थिंक ये कुछ पॉकेट्स हैं। और ऑटो और FMCG दोनों नॉर्मली इनको हम लूजली कंजम्पशन कहते हैं। एक होती है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, एक होती है नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। आई मीन साबुन, टूथपेस्ट, ये सब तो आपको यूज़ करने ही करने हैं। बाकी गाड़ियाँ वगैरह जो होती है वो आपके डिस्क्रिप्शन पे होती हैं कि आपको यूज़ करनी है या नहीं करनी है। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़े से कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकते हैं। और जब कंजम्पशन स्टॉक्स चलें तो मार्केट का मूड माहौल वैसे ही ठीक होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेया,
राइट, ये तो सेक्टर स्पेसिफिक बात होगी कहाँ आपकी निगाहें रहेंगी, लेकिन सर आईपीओ आज वाटरवेज का आईपीओ आया 15% डिस्काउंट पर इसकी लिस्टिंग हुई और लगातार चर्चा हुई है कि कैसे आईपीओज में आपको पैसे लगाने और कहाँ नहीं लगाने हैं। और इसमें तो पर्टिकुलरली सीएनबीसी आवाज़ ने आगाह किया था कि बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं और फिलहाल अब देखिए ये पर्टिकुलर काउंटर 21% नीचे से। क्या बोले बताओ श्रेया, क्या बोले? मैं सच बताऊँ ना, मुझे दुख होता है। मुझे दुख होता है कि ऐसे आईपीओ की रिटेल बुक 4 गुना भर गई। बहुत छोटी रिटेल बुक थी तो इसके लिए उसके 4 गुना के मायने नहीं है। मुझे दुख होता है कि क्या लोग इतना वार्निंग देने के बाद भी नहीं, हम तो करेंगे ही। इससे ज़्यादा साफ मैसेज क्या हो सकता था? मेरी वॉइस में आज थोड़ी सी आपको पेन झलकती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, मैंने इससे ज़्यादा क्लियर होकर नहीं कहा था कि एक आईपीओ में कि पैसा मत लगाएं, प्लीज़ मत लगाएं, मत लगाएं, मत लगाएं। और ये बात भी की थी, इवन लास्ट डे ऑफ द आईपीओ मैंने कहा था रिटेल को, अगर आपने बिड डाली है तो विड्रॉ कर लें, ठीक है ना। कुछ लोगों ने की भी थी विड्रॉ, ठीक है। इस तरीके के जो आईपीओ है ना, ये मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब करते हैं। इस तरीके के जो आईपीओ हैं वो स्टॉक मार्केट का नाम ख़राब करते हैं। इस तरीके के जो आईपीओ हैं वो एक कहीं ना कहीं एक स्टॉक मार्केट में जो एक स्वार्थ का एंगल है ना, उसको झलकाते हैं। कोई लॉजिक नहीं था इस आईपीओ का इस प्राइसिंग पर आने का। एक बैंकर, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, अपफ्रंट आपको लीज के रेंटल्स देने हैं, बाद में अगर वो उतना ट्रैवल एंड टूरिज्म होगा या नहीं होगा। हम सब चाहते हैं कि हम एक उस तरीके की कंट्री बने जिसमें क्रूज जैसी हॉलीडेज़ हों, सब कुछ हो, लेकिन अभी हम नहीं हैं। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। और जहाँ पर है भी, वहाँ पर भी कंपनियाँ कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। कैरिबियन क्रूज़ या रॉयल क्रूज़ वगैरह कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनियाँ थोड़ी ना है, ठीक है। और कट ऑफ के समय तक आईपीओ का पोर्शन, क्यूआईबी पोर्शन सिर्फ 72% भरा था। वो टेक्निकलिटी की एक बिड नहीं आई, बेस्ट रहता इस आईपीओ को या तो विड्रॉ कर लेते या इसकी प्राइसिंग कम कर देते। करते हैं ना लोग भाई, एक पर्टिकुलर प्राइस पे अगर हमको आईपीओ नहीं जम रहा है तो हम उसकी प्राइसिंग कम करते हैं। और एक चीज़, एक सबक है ये रिटेल निवेशकों के लिए, आगे से जो भी आईपीओ क्यूआईबी रूट के थ्रू आए उसमें जांच पड़ताल कर लें कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, जांच पड़ताल कर लें कितने इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, जांच पड़ताल कर लें पहले 2 दिन कितना क्यूआईबी इंटरेस्ट है। एडविट को अच्छा क्यूआईबी रिस्पांस मिला तो एडविट की अच्छी लिस्टिंग हुई ना। राइट। ऐसा तो नहीं है एडविट में अगर आपका लोकेशन मिल गया तो आज एडविट में पैसा बन गया। और एक और चीज़, आईपीओ इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अगर आपको एलोकेशन मिले तो आपको लिस्टिंग गेन मिले। बाकी सारी बातें फालतू की होती हैं। लॉन्ग टर्म पैसा बन जाएगा, लॉन्ग टर्म पैसा बन जाएगा तो मैं जब लिस्ट हो जाएगा मैं 630 में ना ले लूँ, मैं क्यों 808 में लगा के, अब 808 में लगा के अब आप 4 साल के लिए वेट करते रहें कि आपका इशू प्राइस आ जाएगा, उसके बाद वो आपके लिए पैसा बनाएगा। कोई लॉजिक है यहाँ पर इस बात का? तो अब मैंने उस दिन जब ये रील बनाई थी तो बहुत लोगों ने कहा था कि क्यों कर रहे हैं आप ये, है ना। यार दिख रहा है, मैं तो 90% आईपीओ पे अवॉइड का व्यू लेता हूँ। 90 to 95% आईपीओ पे अवॉइड का व्यू लेता हूँ। मेरा मानना तो ये है, इवन एलजी जैसा आईपीओ जो है उसने लिस्टिंग के बाद जिसने लिया उसको पैसा नहीं बना के दिया। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो पैसा बना है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको याद है आज तक पैसा नहीं बना है। टाटा टेक आज तक पैसा नहीं बना है। फैंसी आईपीओ में पैसा वैसे बहुत कम बनता है, लेकिन ये आईपीओ तो आए इसलिए कि भाई आपको किस तरीके से वो बहती गंगा में हाथ धोना है। उस वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ऐसा आईपीओ आया और सेल थ्रू हो गया, स्क्रैप थ्रू हो गया। स्क्रैप थ्रू ना होता ना ये तो अच्छा रहता, फेल हो जाता तो अच्छा रहता। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि उससे कम से कम अगर आईपीओ फेल हो जाता लोगों को तो बच जाते, उनका पैसा मिल जाता। अब जिसने 808 पे ले लिया है वो बेचारा क्या करे, अब लेके बैठा रहे, लॉन्ग टर्म में भाव आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें एक लेसन लेकर आती हैं स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में एक चीज़ बताऊँ, बीच बीच में ना लेसन मिलने ज़रूरी होते हैं। वो उनको आप समझे, अगर आपने पहली बार ऐसी गलती की है तो आपके लिए एक लेसन होगा कि अगली बार ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए एक काम करते हैं, रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े, इसमें एमसीएक्स जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से भागा एमसीएक्स और 27% की अपसाइड मान रहे हैं यहाँ पर जेफरीज। अशोक लेलैंड और एम&एम कहीं यहाँ शानदार सेल्स के आंकड़े आए और अशोक लेलैंड की कुल बिक्री 25% बढ़ी, एम&एम की कुल बिक्री करीब 37% की ग्रोथ रही। शानदार मूव्स यहाँ पर। और कार ट्रेड तीसरा स्टॉक है,
आज नमूरा की बाय की रेटिंग थी, 3286 के टारगेट थे यहाँ पर, और ये बिग स्टॉक्स में हमने आज इसका एनालिसिस भी किया था, 5% के करीब ऊपर है ये स्टॉक आज का आपका। आज बिग स्टॉक्स में एक ये ग्रीन था, आपको याद होगा। फिसड्डी स्टॉक्स में KPIT टेक, कमज़ोर Q1 आउटलुक, उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू, एबिडा और नेट मार्जिन तीनों गिरने की आशंका रहेगी। आज का हमारा बिग स्टॉक था, और एक व्यू लिया था CNBC आवाज़ पर क्लियरली कि आज का एक्सीडेंट भी होगा, 10% के लोअर सर्किट से शुरुआत होगी, उसके बाद भी शायद ना रुके, और अब ये करीब 15-16%। टाटा एलेक्सी बेचारा सिंपैथी में पिट गया, क्योंकि टाटा एलेक्सी का बिजनेस मॉडल सेम है जैसे कि KPIT का है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, टाटा एलेक्सी के जरूरी नहीं है कि वही क्लाइंट है जो KPIT के हैं। आगे जाकर टाटा एलेक्सी ने अगर नंबर अच्छे दिखा दिया तो टाटा एलेक्सी में अच्छी रैली आएगी, लेकिन अभी के लिए तो टाटा एलेक्सी भी फिसड्डी है। चलिए श्रेया, आगे बढ़ते हैं और आज का ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का शो फ्लो। मार्केट में अच्छी रैली है, डेज हाई के आसपास हम कर रहे हैं कामकाज। तो शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। लिस्ट आएगी आपके स्क्रीन पर। ऑटोज, FMCG, रिटेल पैक में अच्छी तेजी। इटर्नल देखिए आज 5% ऊपर है, निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। नेस्ले इंडिया FMCG पैक में अच्छी स्ट्रेंथ 3.5%। एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब एविएशन जैसे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, 3% ऊपर एशियन पेंट्स। और अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% चढ़कर आज के सेशन में कर रहा है कामकाज। डिलीवरी वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है 7% ऊपर। M6 पर जेफरीज की कवरेज की शुरुआत और 5% ऊपर चढ़ गया पूरा FMCG पैक, जैसा कि हमने बताया फोकस में। तो डाबर 4.5% तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। और पेज इंडस्ट्रीज देखिए 5% के लगभग यहाँ पर तेज होता हुआ, और शानदार रैली यहाँ पर भी। पूरा IT पैक डाउन है, इसलिए टेक महिंद्रा, HCL टेक आपको नीचे दिखाई देगा 3% यहाँ पर नीचे। हिंडाल्को देखिए लगभग 2% टूटा, और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सिटी की एक सेल कॉल थी यहाँ पर, और 1.5% नीचे। JLR के कंसर्न्स अभी भी नजर आते हैं। KPIT टेक हमने आज का इक्का बिग स्टॉक्स में इसकी सिटी की एनालिसिस की थी, 16% टूटा, कमजोर Q1 अपडेट के बाद। टाटा एलेक्सी इसी तर्ज पर ये भी टूट गया 6.5%। कोफोर्ज और HCL टेक में भी 3% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं कि आज का कार्यक्रम का क्रम क्या होगा। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे JM फाइनेंशियल के नीरव वोरा जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास आलूंखे और आशीष कयाल जी से। 2:20 पर दीपाली बताएंगे कि जून में ऑटो बिक्री कैसी रही। 2:30 बजे आशीष वर्मा से समझेंगे KPIT टेक क्यों टूटा। 2:35 पर कंचन IT कंपनियों के Q1 नतीजों का अनुमान बताएंगी। 2:40 पर बाजार पर खास बातचीत के लिए होंगे केडिया इकोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। 2:50 पर समझेंगे M6 का आज हीरो ऑफ द डे क्यों बना। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे इकोनोवा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को-फाउंडर और CIO अनिरुद्ध सरकार जी। 3:10 पर रणनीति कल के लिए अरुण जी से, और 3:15 पे समझेंगे आशीष से कि वाटरवेज लीजर डिस्काउंट पर क्यों लिस्ट हुआ। और आखिर में 3:20 पे होगा BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा और ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, एज ऑलवेज आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है CG पावर। ये स्टॉक मैंने शायद कल भी दिया था सुबह, लेकिन कल फ्लैट था, आज एक अप मूव मिलता है। तो बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है CG पावर का। ट्रेड कर रहा है 968.50 CG पावर, स्टॉप लगाएंगे 960 पर, करीब 8 रुपए का स्टॉप है। और मेरे ख्याल से टारगेट होना चाहिए 980 का। CG पावर CG पावर यहाँ पे आपका बाय का कॉल 968 पर। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखो ब्रिटानिया यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है, जिस हिसाब से इंट्राडे चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते चल रहा है। 5400 के आसपास के टारगेट ब्रिटानिया में यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे 5170 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी इंट्राडे बेस पे बन चुका है, तो 5170 के स्टॉप लॉस से ब्रिटानिया को बाय करना 5400 के टारगेट। ब्रिटानिया FMCG पैक में अच्छी स्ट्रेंथ विकास जी के रडार पर आया। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक क्या होगी। गुड आफ्टरनून श्रेया और सभी दर्शकों को भी। देखिए मेरी पिक होगी यहाँ पर पेटीएम पे। काफी समय के बाद में स्टॉक में एक मोमेंटम जनरेट होना शुरू हुआ है, और जस्ट शुरुआत की है, तो हो सकता है ये थर्ड वेव हो जिसमें काफी अच्छा स्ट्रेंथ मिल सकता है यहाँ पर। तो पेटीएम पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट है वो 1250 के देखे जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1148 का। पेटीएम में शानदार मूव है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, कुछ आई थिंक पिछले कुछ दिनों से आई थिंक
परसों हमारी स्पॉटलाइट में भी था, ज़बरदस्त मूव यहाँ पर। टाटा मोटर्स सीवी की सेल्स काफ़ी अच्छी आई हैं वैसे एक्सपेक्टेशन के मुकाबले, ये स्टॉक भी रखेंगे रेडार पर। मानस जी गुड आफ्टरनून। मानस जी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, बजाज फिनसर्व पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करीब 8 सेशन से स्टॉक 1800 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन 1800 का आंकड़ा स्टॉक ने अभी ब्रेक किया है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 1780 1780 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 1850 के टारगेट आपको सेट करके चल रहे हैं। ये कैश लेवल्स हैं। इसमें आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। बजाज फिनसर्व का जो 1800 वाला कॉल ऑप्शन 60 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 44 का स्टॉप लॉस लगा लें और 90 रुपीज की टारगेट सेट करें। ओके, बजाज फिनसर्व फ्यूचर्स प्लस 1800 की कॉल, आपके पास विकल्प है 60 पे ट्रेड करती हुई यहाँ पर। राजेश सतपथे जी आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है सीडीएसएल के चार्ट के ऊपर। अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो दिखता है कि जिस तरह से ये पिछले 5 दिनों में करेक्ट हुआ था, एक अच्छे सपोर्ट से ये पलटा है। और जिस तरह से मोमेंटम में मुझे लगता है 1370 1380 तक का स्विंग मिलेगा, तो 1370 1380 के टारगेट के लिए सीडीएसएल बाय करे। 1330 का एक थ्रेशोल्ड था, सपोर्ट था, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1320 का। CDSL पसंद आ रहा है राजेश जी को, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। अब आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा ये समझ लेते हैं नीरव जी से। नीरव जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। तो जो मेरा आज का इन्वेस्टमेंट आइडिया है वो है ग्लोबल हेल्थ, जिसका नाम है मेदांता। एक बहुत ही लीडिंग हॉस्पिटल चेन है इंडिया में। करीबन 3665 बेड्स हैं एज ऑफ FY26। बट ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पैन इंडिया एक्सपांड कर रही है। जो रिसेंटली कमीशन नोएडा ग्रीनफील्ड का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने मिल रहा है। एंड हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY27 में ये ब्रेक इवन भी हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इट इज़ इन द मिडस्ट ऑफ वेरी स्प्लेंडेड मतलब एक्सपांशन मोड, जहाँ पे ब्राउनफील्ड एज वेल एज ग्रीनफील्ड दोनों प्रोजेक्ट्स बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। करीबन 2500 से ज़्यादा बेड्स ऐड करने वाली है ये कंपनी ओवर द नेक्स्ट 4 इयर्स। सो मैनेजमेंट का जो कमेंट्री भी हमने रिसेंटली समझा था, बहुत ही एनकरेजिंग है। आउटलुक जो है ग्रोथ का फॉर नेक्स्ट 1 ईयर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रोबस्ट है। जो जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है इन स्पाइट ऑफ द करंट रैली, हमें लग रहा है कि ये वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो 6 से 1 साल का जो व्यू है हमारा वो है करीबन 15-20 का एक अपसाइड, जो 15% से बढ़ करके है फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। सो ग्लोबल हेल्थ मेदांता पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की राय रहेगी। ओके मेदांता, ये हो गई नीरव जी की इन्वेस्टमेंट पिक। यहाँ पर टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लिया हमने। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। गाबासन ने CG पार चुना है, यहाँ पे खरीदारी की राय 980 की टारगेट है, 960 का स्टॉप लॉस लगाना है। ब्रिटानिया विकास जी की तरफ से आया है, यहाँ पर भी खरीदारी की राय। FMCG पैक HSBC की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है आज, Q1 स्टडी रह सकता है। उसके बाद से हमने रिएक्शन देखा। आशीष जी कह रहे हैं कि पेटीएम में खरीदारी कर सकता है। अच्छा, ब्रिटानिया का ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लें आप। पेटीएम 1250 के टारगेट आए हैं और 1148 का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर भी खरीदारी की राय, सभी बाई की कॉल है। मानस जी कह रहे हैं बजाज फिनसर्व निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है आज के सेशन में। 1850 के टारगेट के लिए इसे देखें आप, 1780 का स्टॉप लॉस लगाइए। राजेश जी CDSL के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। और नीरज वोरा जी ने लिया है, नीरव वोरा जी ने आखिर में मेदांता चुना है फंडामेंटल आइडिया के लिए। यहाँ पर इनकी पिक आती हुई आज के सेशन में। आगे बढ़ते हैं और एक बार लेकर आइए स्क्रीन पर निफ्टी, साथ ही बैंक निफ्टी। स्ट्रेंथ अच्छी है यहाँ पर, लेकिन FMCG पैक सर, जैसा कि आपने मेंशन किया थोड़ी देर पहले, यहाँ पर स्ट्रेंथ लौट रही है। काफ़ी अंडर परफॉर्म किया इस पूरे स्पेस ने, लेकिन क्या Q1 स्टडी रहेगा, उसके बाद ही हम रिएक्शन देख रहे हैं? आपका आउटलुक, आपकी एनालिसिस क्या कहते हैं FMCG पैक को लेकर? इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे होने चाहिए FMCG की, स्ट्रीट आपको बता रही है। एक चीज़ आपको और मार्केट के बारे में बता देता हूँ, जब भी कोई स्टॉक्स आप 25 तारीख के बाद, है ना, क्वार्टर एंडिंग में 25 तारीख के बाद और फर्स्ट या सेकेंड के पहले रैली करते हुए देखें, तो समझ जाइए कि स्ट्रीट प्राइसिंग कर रही है कि यहाँ पर क्वार्टर अच्छा होगा, पिछला क्वार्टर इसके लिए। क्योंकि क्या होता है,
बुक्स जो होती है ना कंपनियां 25 तारीख के बाद आपको मोटा मोटी सी ऑडिटर्स वगैरह से बात करना शुरू कर देती हैं, एनालिस्ट को एक ब्रॉड व्यू देना शुरू कर देती हैं। एग्जैक्ट नंबर तो ऑब्वियसली नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक ब्रॉड व्यू देना शुरू कर देते हैं कि क्वार्टर कैसा रहेगा। उसके बाद कंपनियों के वो अर्निंग्स प्रीव्यूज़ वगैरह सब आते हैं उस वजह से। तो एक सिंपल चीज़ है, नॉर्मली जब इस तरीके की रैली आती है तो एक मान के चलिए आपके नंबर्स अच्छे होंगे, ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको इटर्नल का चार्ट देखिए, यहाँ पर भी एक सेंस बन रही है कि नंबर्स अच्छे होंगे, हैं ये। हाँ, तो ये इस तरीके से जब फर्स्ट सेकंड अर्निंग्स से पहले जब स्टॉक्स चलें, जब हम बात करते हैं ना कि पहले प्री पोजिशनिंग हो चुकी है, जब अब लोग कहते हैं कैसे पता चलेगा कि पहली प्री पोजिशनिंग, कब से वो प्री पोजिशनिंग स्टार्ट होती है। नॉर्मली वो जब अर्निंग सीजन के 26-27 तारीख से वो प्री पोजिशनिंग की शुरुआत होती है, तो वो आप उसको इस तरीके से देखें। तो ये आपका आज का व्यू रहेगा एफएमसीजी पर। बिल्कुल राइट, एफएमसीजी पर ये व्यू हो गया। शानदार रैली है यहाँ पर पूरे स्पेस में। इनफैक्ट एक बार ऑटो स्पेस भी रखिएगा स्क्रीन पर। और जून के जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव आए हैं, ऑटो बिक्री आंकड़े, और बाजार इस पर फोकस भी कर रहा है। ज़्यादातर कंपनियों के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं, इनफैक्ट अच्छे भी रहे हैं कई सारे। क्या है डिटेल्स एक बार फिर से समझ लेते हैं दीपाली से। दीपाली, गुड आफ्टरनून। ऑटो सेल्स के नंबर जून वाले कैसे रहे? थैंक यू श्रेया। और एज एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। सो फार जो नंबर्स आए हैं उसमें क्लियरली एक चीज़ इंटरेस्टिंग रही है। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि पीवी टू व्हीलर्स में ज़्यादा ग्रोथ रहेगी, कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट में भी ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन फ्यूल प्राइस हाइक की वजह से ग्रोथ थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड रह सकती है। आने वाले मंथ्स में शायद वो आंकड़े बेहतर होते हुए दिखाई दे, लेकिन क्लियर डाइवर्जेंस है। आप किसी भी कमर्शियल व्हीकल कंपनी के आंकड़े उठाकर देखें, अनुमान जहां हम अंडर 20% ग्रोथ का देख रहे थे, क्लोजर टू 30% की ग्रोथ रिपोर्ट की है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। चाहे वो अशोक लेलैंड हो, वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स हो, या फिर टाटा मोटर्स सीवी ही क्यों ना हो। प्रिसाइसली बात करेंगे आगे इन कंपनीज के बारे में कितनी ग्रोथ हुई है। शुरुआत पहले 4 व्हीलर्स के साथ करते हैं। मारुति की बात करेंगे, अनुमान हम 25% की ग्रोथ की लगा रहे थे, लेकिन 20% की आसपास की ग्रोथ ओवरऑल रिपोर्ट की है वाई बेसिस पे। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी जो एंट्री लेवल सेगमेंट है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आइस सेगमेंट में। और अगर मारुति के आंकड़े देखेंगे तो जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं, छोटी हैचबैक हैं, वहां पर 100% ग्रोथ रिपोर्ट की है पिछले साल के मुकाबले। तो यहाँ पर एक क्लियर जंप हमने सितंबर ऑनवर्ड्स जीएसटी कट के बाद जो आते हुए देखा था वो सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर एमएनएम के आंकड़े देखेंगे तो विद एक्सपेक्टेड लाइंस के साथ ही आए हैं। जो पीवी सेल्स है वहाँ पर 28% के आसपास की ग्रोथ रिपोर्ट की है। ट्रैक्टर सेगमेंट में 12% की ग्रोथ रिपोर्ट की गई है कंपनी की तरफ से। हिंडाई मोटर, क्योंकि इनके जून में एक फायर इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से प्रोडक्शन लॉस हुआ था, तो इसीलिए अंदाजा यही था कि नंबर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। उसी का इम्पैक्ट दिख भी रहा है। लगभग 16% के आसपास की बिक्री हिंडाई मोटर की घटकर आती हुई दिखाई दी है। 2 व्हीलर स्पेस में अभी सिर्फ हीरो मोटो के नंबर्स आए हैं। यहाँ पर स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेशंस आंकड़ा आता हुआ दिखा है। 2-2.5% के आसपास की ग्रोथ हम देख रहे थे। हायर बेस था इसलिए ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन 2-2.5% घटकर आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। अब इंटरेस्टिंग है कमर्शियल व्हीकल स्पेस के आंकड़े। अशोक लेलैंड ओवरऑल सेल्स 25% ग्रो हुई है, एक्सपेक्टेशन से फार मोर बेटर। वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ने लगभग 30% की ग्रोथ रिपोर्ट की है, अगेन फार मोर बेटर एक्सपेक्टेशन से। और सिमिलरली अगर आप टाटा मोटर्स सीवी के नंबर्स देखेंगे तो यहाँ भी 35% की ओवरऑल ग्रोथ रिपोर्ट की है। तो सारे कंज्यूमर व्हीकल सेल्स के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से फार मोर बेटर आते हुए दिखाई दिए हैं। क्विकली एस्कॉर्ट्स की बात करें तो ट्रैक्टर सेल्स 20% ग्रो होते हुए दिखी है। अभी इनफैक्ट टाटा मोटर्स पीवी के सेल्स नंबर्स आए हैं और यहाँ भी जो आंकड़े आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। 70% के आसपास की ग्रोथ रही है। हम 58% की ग्रोथ एंटिसिपेट करके चल रहे थे। इनफैक्ट कल टाटा सियरा ईवी लॉन्च हुई। क्लियरली वहां पर जो मैनेजमेंट थी उनका कहना था कि ईवी ग्रोथ ड्राइवर रहेगा यहां से आगे जाते हुए। ईवी पेनिट्रेशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स के लिए भी जो 15 से 20 लाख रुपए के सेगमेंट की गाड़ियां थी वो तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर ही रही थी, लेकिन अब जो एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वहां पर बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है। क्योंकि अगर आप सेल्स नंबर्स पिछले 2-3 महीने के देखेंगे तो टाटा पंच, टियागो ईवी, जो ये छोटी गाड़ियां हैं टाटा मोटर्स की ईवी सेगमेंट में, वो अब कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्रोथ को। क्या कहना है इनफैक्ट शैलेश चंद्रा का, जो कि टाटा मोटर्स पीवी के एमडी एंड सीईओ हैं, ईवी सेगमेंट को लेकर, आइए सुनते हैं। एंट्री सेगमेंट में प्रॉब्लम थी, रेंज की, प्राइस की, लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलती थी। जैसे हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों पर काम किया, इसमें बहुत तेज़ी देखी है कि पंच ईवी अगर एक्स बिकती थी तो अभी 6 to 7x डिमांड आ रही है इन टर्म्स ऑफ बुकिंग। हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं 2.5x 3x, बट अभी हमें और काम करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा डिमांड जो है मैं कहूँगा 15 लाख से नीचे की कारों में आई है। ऐसा नहीं है कि हाई ईवीज़ जो हैं उनमें भी डिमांड ज़्यादा है, उनमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है डिमांड में, लेकिन छोटी ईवीज़ में ज़्यादा डिमांड है। ईवी हैवी ग्रोथ होगी जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि
FY31 जो 5 साल आज से दूर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड 10 लाख हो जाएगी साल में, जो आज के दिन में पिछले साल 2.2 लाख थी। मुझे लगता है इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में होगी और 5 वर्षों में ये 10 लाख तक चली जाएगी। तो अभी हमने चंद्र साहब को सुना भी, सारे सेल्स नंबर्स दिखे भी। नीरव, आपकी राय क्या है? स्पेशली अभी हम टाटा मोटर्स को सुन रहे थे, चंद्र साहब को 12 बजे के आसपास मैं आज M&M की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था। एक एडवांटेज है, मैंने प्रश्न भी यही किया था M&M से कि आपका EV पोर्टफोलियो आपके एंटायर पोर्टफोलियो का सबसे एक्सपेंसिव है, बट टाटा मोटर्स के साथ नहीं है। उनके पास EV में एवरी टिकट साइज अवेलेबल। आपकी राय क्या है? मैम, पिछले 2 महीने से सिंस आपने क्रूड पे 125 को हिट किया है, EV ट्रांजिशन बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है उसमें। आपका प्रेफर्ड ऑटो स्टॉक्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में क्या रहेगा? डेफिनेटली देखिए, अगर हम ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्पेस की बात करें तो एक स्ट्रक्चरल चेंज हमें दिख रहा है। 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि भारत में ईवी का जो अडॉप्शन है वो धीरे-धीरे करके बढ़ रहा है एंड काफ़ी सारे जो कंपनीज़ हैं स्पेशली लिस्टेड स्पेस में, जैसे Hyundai मोटर्स हैं, M&M है, अब मारुति भी ईवी में 1-2 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। सो हमें लग रहा है कि ये अडॉप्शन धीरे-धीरे करके बढ़ेगा। जैसे हमने सुना भी टाटा मोटर्स के सर को कि इन नेक्स्ट 4-5 इयर्स डेफिनेटली द नंबर ऑफ व्हीकल्स जो बिकेंगी ईवी साइड पे वो बढ़ती जाएंगी। रिसेंटली हमने दिल्ली में भी जो ये पॉलिसी चेंज देखा है उसका एक इम्पैक्ट भी देखा काफ़ी सारे स्टॉक्स पर, बिकॉज आइशर मोटर के पास अभी तक कोई ईवी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, तो आई थिंक 4.5% कल पिट गया था। बट कहीं ना कहीं आंकड़े अच्छे थे लास्ट मंथ के, तो आज थोड़ा संभल गया है। बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि ईवी को लेकर के ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो ये काफ़ी बरकरार रहेगा। हमारे जो 2-3 टॉपिक्स हैं, 2 व्हीलर में हमें TVS मोटर्स बहुत ही पसंद है, बिकॉज ऑलरेडी 3-4 साल से एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है कंपनी। काफ़ी सारे ईवी प्रोडक्ट्स हैं, प्लस जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में काफ़ी वॉल्यूम अच्छा होगा। तो TVS मोटर विल बी द टॉपिक फ्रॉम द 2 व्हीलर स्पेस एंड ओवरऑल M&M हमें अच्छा लग रहा है फ्रॉम द पैसेंजर व्हीकल स्पेस। जिस हिसाब से वेटिंग पीरियड भी है 5-6 महीनों की बहुत सारे मॉडल्स के लिए, हमें लग रहा है कि और भी आने वाले 2-3 साल में 2-3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है। तो हमें लग रहा है कि M&M कैन बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बेट फ्रॉम अ 2 to 3 ईयर काइंड ऑफ अ टाइम फ्रेम। सो ये 2 हमारे टॉपिक्स रहेंगे। ओके, M&M, ये यहाँ पर आप चाहें तो एक टॉपिक की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। मीनवाइल निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा, 24,050 के करीब आकर रुक रहा है। एक बार फिर कोशिश की और वहीं पर हैं हम। यहाँ पर अच्छे मूव्स। एक बार रियल एस्टेट देखिए जरा, रियल एस्टेट इंडेक्स यहाँ पर शानदार मोमेंटम है। गोदरेज प्रॉपर्टीज लीड कर रहा है अब इसको 4%। जी हाँ, 4% की मूव्स इस समय गोदरेज प्रॉपर्टीज। हाँ, चंदन जी ऐड हुए हैं पैनल में, चंदन जी की ट्रेड ले लेते हैं। चंदन जी, गुड आफ्टरनून। चंदन जी बताइए आपकी ट्रेड। बिल्कुल अनुज जी, धन्यवाद। देखिए, आप अभी रियल एस्टेट काउंटर्स की बात कर रहे थे और फिनिक्स मील हमारे रेडार पे है, जो यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। फिनिक्स लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 प्लस तक की लेवल यहाँ पे है। स्पोर्ट की बात करें, अभी 2010-12 चल रहे हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक मंथली चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट बन रहा है। सिमिलर एक पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट जैसा प्राइस बिहेवियर है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बड़ी रैली बननी चाहिए और कहीं ना कहीं ये काउंटर अपने मल्टीपल मंथ्स के हाई पे है। तो फिनिक्स लिमिटेड पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 1975 का, ऊपर में 2080 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। रियल्टी पैक में अच्छा मूव और फिनिक्स मिल्स 3.5% ऊपर डेज हाई पर। और क्विक सिंगल में सुबह आशीष बहेती जी ने सुझाया था, अभी चंदन जी को भी पसंद आ रहे हैं लेवल्स पर, तो रखे रेडार पर। ये बात हो गई फिनिक्स मिल्स की। आगे बढ़ते हैं और वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स ले लेते हैं। मैं कैश कॉल्स लेंगे आशीष जी से, विकास जी से, गाबा से। आशीष जी बताइए फिर कैश में कौन सा काउंटर? देखिए, कैश में एक स्टॉक है टीबीओ टेक करके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में बनता हुआ नजर आ रहा है और मेरे ख्याल से एक अच्छा मोमेंटम के साथ में अच्छा रुझान भी है और ओवरऑल 5-5.5% ऊपर है यहाँ से, लेकिन गुंजाइश है स्टॉक करीबन 1620 लेवल्स तक जा सकता है ऊपर में, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 1460 का लगाना होगा। तो ये होगी कैश ट्रेड। गाबा सर की ट्रेड बाकी है ना। गाबा सर, आपकी कैश ट्रेड? मेरा ध्यान है जियो फाइनेंस पर।
जियो फाइनेंस में लगता है कि अब मुंह मिलना चाहिए, अच्छा बेस बना हुआ है, 240 के आसपास ट्रेड करता है जियो फाइनेंस, स्टॉप लगाएंगे 239 का, ₹1 1-1.5 का, ज्यादा नहीं, टारगेट होगा 245 जियो फाइनेंस, बिलो ट्रेड कल तक क्लियर हो सकता है जियो फाइनेंस। ओके, जियो फाइनेंशियल्स। देखिए ये कैश कॉल थी आपकी स्क्रीन पर विद डिस्क्लेमर। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और उसी समूह के अंतर्गत जिसमें CNBC आवाज सम्मिलित है नेटवर्क 18, उसी में जियो फाइनेंशियल्स भी आता है। कृपया एक निजी राय जरूर रखें। अब एक काम करते हैं, विकास जी की कॉल लेते हैं, कैश कॉल। विकास जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी मैंने पैरादीप को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, 136 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 152 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। 132 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे अभी बन चुका है, तो 132 के स्टॉप लॉस से पैरादीप को यहाँ पे बाय करना है 152 के टारगेट। ओके, चलिए ये इस समय पैरादीप फॉस्फेट्स 3 कैश ट्रेड हो गई। अब बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। KPIT टेक में हुआ है बड़ा एक्सीडेंट और शेयर करीब करीब 17% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। एक बार दिखा दीजिए स्टॉक प्लीज। और वायदा का टॉप लूजर बन चुका है। एक और चीज़ जो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, कल 5% गिर चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं गिरेगा, आज भी गिरेगा और अच्छा गिरेगा। 17% के करीब अब यहाँ पर गिरा। क्या है चिंताएं और क्या कहा है कंपनी ने, ये समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। बिल्कुल ठीक। एक्सीडेंट, कल की कमजोरी के बाद 16% का दबाव और इनफैक्ट अब इसने आज अपने ईयर लोज भी छुए। साल के हाई से अब 60% करेक्ट हो गया है KPIT टेक्नोलॉजीज। और गिरावट क्यों? क्योंकि कल शाम को इस कंपनी ने अपने Q1 और पूरे फाइनेंशियल ईयर का आउटलुक शेयर करा। क्या कहता है वो आउटलुक? वो कह रहे हैं जो पहले हमने सोचा था Q1 का परफॉर्मेंस, उससे ज्यादा दिक्कतों में आता हुआ शायद आपको नजर आए। और उन्होंने क्वांटिफाई करके भी दिया कि डॉलर आय साल दर साल 1% गिरती हुई आपको इस क्वार्टर में नजर आएगी और उससे ज्यादा दबाव शायद EBITDA मार्जिन्स और नेट मार्जिन्स पे देखने को मिले। और इसके पीछे का कारण वो बता रहे हैं कि इनके कुछ यूरोपियन OEMs हैं जिन्होंने रिसेंटली कुछ वार्निंग्स प्रॉफिट की दी थी, एडवर्स बिजनेस आउटलुक शेयर करा था और पिछले कुछ हफ्तों में वहां से आने वाले बिजनेस में उनको खामियाजा देखने को मिला है और इसीलिए इस तरह की दिक्कतें सामने आई हैं। आगे कैसा पूरा फाइनेंशियल ईयर पैन आउट होगा, वो कह रहे हैं H1 तो दिक्कतों में आएगा, यानी कि Q1 और Q2 अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करिए। पर ये कह रहे हैं कि हमारे बाकी बिजनेसेस, ट्रक्स का, ऑफ हाईवेज का, US, कोरिया, इंडिया जैसी ज्योग्राफीज वो अभी भी बेहतर कर रही हैं। तो हम होपफुल हैं H2 में हालात पटरी पे आएंगे। और उसमें भी ये कह रहे हैं कि Q4 में शायद सीक्वेंशियल ग्रोथ लौटती हुई नजर आए। तो यानी कि ये पूरे साल लार्जली दिक्कत आपको सामने देखने को मिलेगी। इसी पे JP मॉर्गन का व्यू आया था सुबह, जिस पे चर्चा हो रही थी कि अंडरवेट का कॉल पे डाउनग्रेड कर दिया था। 700 के प्राइस टारगेट 550 पे रख दिए थे, वो एक ही दिन में टारगेट्स 560 पे तो आके खड़ा ही हो गया है, अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये BMW और Volkswagen का इशू है और BMW की इंपॉर्टेंस समझिए, इनके कुल आय का 12% रेवेन्यू उस इकलौते क्लाइंट से आता है। इन्होंने उनके EPS को डाउनग्रेड करा, जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स देते थे उसे डाउनग्रेड करा। पर इस KPIT के इश्यूज के चलते जो सिमिलर बिजनेस मॉडल वाली IT, वैसे तो IT अक्रॉस द बोर्ड दिक्कत में, लेकिन खास तौर पे जो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन ER&D कंपनीज जितनी भी हैं, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, टाटा टेक्नोलॉजीज हो, इवन LTTS हो, ये सब भी खास तौर पे आज दिक्कत में आती हुई नजर आ रही हैं। ओके, चलिए तो ये समय KPIT टेक की दिक्कतें और IT की दिक्कतें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आशीष शुक्रिया, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम मानस जी से, आशीष जी से, चंदन जी से। चंदन जी आप शुरुआत करें। बिल्कुल, मैं शुरुआत करना चाहूंगा इंडिगो पे। इंडिगो पे एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। लास्ट 2-3 वीक की रैली के बाद 3 दिन कंसोलिडेशन हुआ और अभी एक नया मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है जिस हिसाब से डेटा सेटअप बना रहा है। इंडिगो का मैं नियर बाय स्ट्राइक का ऑप्शन देख रहा हूँ, वहाँ पे काफी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है और मैं फोकस करना चाहूंगा 5450 का कॉल जुलाई सीरीज का, लगभग 140 रुपए के आसपास चल रहा है। 118 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 175 तक के टारगेट इंडिगो की 5450 की कॉल में बन सकते हैं। ओके, इंटीग्रेशन 5450 की कॉल, अच्छा शॉर्ट कवरिंग है इसमें। वाई देखिए, ऑन द वेरी फर्स्ट डे करीब 22% घट गया, ये बायर्स के फेवर में होता है। मानस आपका ऑप्शन ट्रेड? देखिए, ऑप्शन ट्रेड में प्रेस्टीज स्टेट के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी।
यहाँ पर हमें आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 1600 वाला कॉल ऑप्शन जो 76 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 59 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 110 रुपए के टारगेट सेट। ओके, प्रेस्टीज स्टेट्स ये हो गई मैनेज्ड की पिक ऑप्शंस में। आशीष जी, ऑप्शंस में कौन सा काउंटर? देखिए, अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस के अंदर मेरे ख्याल से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट यहाँ पर एक अच्छा रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये स्पेस में ही आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पर कॉल लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। 1040 का कॉल ऑप्शन है, उसे लॉन्ग किया जा सकता है। यह सीएमपी प्राइस में बता देता हूँ, करीबन 32 रुपीज के आसपास अभी कोट कर रहा है। और यहाँ पर जो ऊपर में टारगेट हम देख सकते हैं, इसके अंदर हम 45 का टारगेट देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा यहाँ पर 24 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, चलिए ये हो गई बातचीत अब ऑप्शंस को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से। सुशील जी, गुड आफ्टरनून और सिंबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, न्यू लुक में है आज सुशील जी। अच्छा, मार्केट को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्या हम एक कस्प पे हैं एक ब्रेकआउट के निफ्टी बैंक निफ्टी में, या फिर ये जो निफ्टी आईटी की दिक्कत है इसकी वजह से निफ्टी में दिक्कत रहेगी? क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, निफ्टी आईटी पे मैं 1-2 मिनट बाद आपसे और थोड़ा समय लेना चाहूंगा। एक सिविलाइजेशनल बॉटम का फॉर्मेशन जहां हो रहा है, ये हमारा व्यू है। तो थोड़ा सा निफ्टी आईटी के कारण हिचकिचाहट इंडेक्स पर आएगी और उसको कॉम्पेंसेट इस वक्त फिलहाल पीएसयू बैंक्स कर रहे हैं। बट अनुज, एक लार्जर पिक्चर पर अगर हम चलें कि पहले मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की आपको रेंजेस प्लॉट करूं और उसको ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करूं, तो शायद आपके दर्शकों का ज्यादा लाभ होगा। तो देखिए, निफ्टी पर अभी हमारी फोरकास्ट रेंज ये है कि जो भी कल के लोज बन गए उनको आप स्टॉप लॉस पकड़िए और एक बार 24,800 24,900 तक का उछाल लगता है निफ्टी में, जिसके बाद वापस 23,000 आने की संभावना है और फिर हम 25,000 तक जाएंगे। ये मल्टीपल लेग फोरकास्ट करना हमारा स्वभाव है और जब कभी इनमें कोई तोड़ मरोड़ आएगी तो उसको हम अपडेट आपको वक्त पे करेंगे। सिमिलरली साथ ही साथ बैंक निफ्टी एक बार 61,000 तक जाते लग रही है, वापस करंट लेवल्स के आसपास आ जाए और वापस 62,000 जाए, जब तक निफ्टी 25,000 जाए। वो हमारा 27,000 वाला कॉल भी इंटैक्ट है, उसको थोड़ा वक्त है। और इस हेजिटेशन के पीछे अनुज, आपको याद होगा अपनी जब क्रूड पे $50 पे बात होती थी कि ये 100 हो जाएगा और 110 पे अपनी बात हुई कि ये वापस 70 तोड़ के 65-67 के आसपास आ जाएगा, वो दोनों हो गए। अब हम क्रूड की चार्ट को बहुत ही सहमे हुए मिजाज से बहुत बारीकी से इस पे नजर लगाए बैठे हैं। जहां ये 72-73 के ऊपर चले, वापस एक बार 119-20 का कॉल ट्रिगर हो सकता है। खबरें बिल्कुल शांत हैं। देखिए, जिस दिन ईरान के साथ वॉर का पहला बम फटा, उस दिन क्रूड के हाईएस्ट भाव आ गए थे और अब जब बिल्कुल शांति के हम करीब पहुंच रहे हैं तो शायद ये लोएस्ट भाव आ जाएंगे। संसार में और भी समस्याएं हैं, भाव पहले बदलते हैं, खबरें बाद में आएंगी। तो क्रूड की जो तेजी आगे बन सकती है, क्या पता इसके कारण बाजारों में कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या वो जस्टिफाइड हो जाएगा। और साथ ही दो बड़ी बातें और, डॉलर इंडेक्स पे जो अपनी पिछली बार भी बात हुई थी उसने थोड़ा समय गुजार लिया है, पर 101 वाली ये डॉलर इंडेक्स अगर 90 का भी स्तर तोड़ दे अगले 6 महीने में, तो कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट सर्टेन एसेट्स में ऊपर की तरफ आनी चाहिए। तो जो सिल्वर में 50% का करेक्शन हो गया, हमारा बेरिश कॉल मोर और लेस वर्कआउट हो गया, गोल्ड भी 30% से ज्यादा टूट चुका है, तो संभावना बनती है कि सिल्वर गोल्ड अगले 15-16 महीने में, ये छोटा कॉल नहीं है, लंबे टाइम का है, कि एक बार सिल्वर में कोई ऐसा बेफाम 160-70 की चाल बन जाए, पर उसके पहले यहां से टेम्पररी रिबाउंड $76 से $80 का दे के सिल्वर वापस करंट लेवल्स पे आए और फिर ये चाल बने और गोल्ड एक बार $4500 जाके करंट लेवल्स पे लौटे और हो सकता है अगले साल 2027 की दिवाली तक ये 8,000 भी हो जाए। तो ग्लोबल मार्केट्स के फलक्रम्स जैसे मूव करेंगे, इंडियन मार्केट्स इन बीच में फंसा हुआ है, पिसा हुआ है। आईटी को लेके जो यहाँ कोहराम सा मचा हुआ है, तो इंडेक्स एक बार हमारी म्यूटेड रह सकती है, पर स्टॉक स्पेसिफिक्स बड़ी बड़ी चाल इंडिविजुअल स्टॉक्स में आज भी पकड़ने के जैसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। इन भाई, एक बार जरा डॉलर रुपी लेकर आइए, और डॉलर रुपी काफ़ी वीक होता जा रहा है, वापस 95.10 पर इस समय। और देखिए, एक पिछले आधे घंटे में एकदम से गिरावट आई है यहाँ पर, और 95.11 ये इस पर क्या व्यू बन रहा है वैसे डॉलर रुपी पर? इतना होने के बाद भी आईटी नहीं चल रहा है वैसे?
देखिए ऐसा है कि डॉलर रुपी एक्सट्रीम ओवरबॉट है। जो डॉलर है रुपी के सामने एक्सट्रीम ओवरबॉट है। पीसीआर अगर मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को दिखा सकें तो हम चार्ट के साथ बात करेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक तेजी का व्यू ले लेना कि डॉलर बढ़ते ही जाएगा ज्यादा रिस्की है कंपेयर टू जिस दिन ये अप ट्रेंड लाइन जो नीचे वाली ये टूटे उसके बाद हम इस पे अगर एक कॉल लें कि डॉलर के सामने अब रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा तो हम यहाँ पे अभी इसको वी विल गिव इट अ पास। और जब तक ये लाल लाइन नीचे वाली नहीं टूटती हम डॉलर रुपये से परहेज रखेंगे। एक्सट्रीम ओवरबॉट है और डॉलर के सामने रुपया तेज होने का व्यू ट्रिगर होगा जब ये नीचे की लाइन टूटेगी। तब तक लास्ट 2 4 5 7 8 10 दिन 24 में खेल तमाशा होना हो जाए उसको पकड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं है। सुशील जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने बहुत सारे स्पेसेस पे बात की, आईटी मेटल्स पैक पे हमने चर्चा की, लेकिन ऑटो पैक को लेकर अब क्या नज़रिया? जून ऑटो सेल्स नंबर देखे हमने, एक्सपेक्टेशन से अच्छे ही आए हैं, तो इस स्पेस में ऐसी कोई स्क्रिप्ट्स जो आपको ज़्यादा पसंद हो? देखिए बैंक्स के अलावा एक ऑटोज ने निफ्टी को सहारा दिया हुआ है जिसमें बजाज ऑटो पे हमारी दीर्घकालीन लंबे समय की बड़ी तेजी का कॉल इंटैक्ट है और आज वापस एक नया इस पे ब्रेकआउट आ गया कि अगला पड़ाव इसका 11,500 तक जाए, फिर हम कुछ रिट्रेस बैक करेंगे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल थोड़ा सा मिजाज दिखा रहा है, टाइम पास कर रहा है यहाँ से, पर इसमें भी एक बड़ा स्पर्ट अब यहाँ से बने जो हो सकता है 150-200 रुपए तक की भी तेजी बन जाए जो आश्चर्यजनक लगती है लोगों को। तो निवेश के इरादे से काम करना बेहतर है। इस वक्त बाजार में नॉइज बहुत है और हीरो मोटोकॉर्प ने लंबे टाइम तक काफी करेक्शन दे दिया है। इसका ब्रेकआउट अवेटेड है और 5-7-8 दिन लग सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा सिर्फ एक टेक्निकल रिबाउंड लग रहा है और कोई इन्वेस्टर्स इसमें बड़ा पैसा कमा लेंगे ऐसी चाल इस पे दिखती नहीं। और मारुति पे जो हमारा कॉल था कि हम पहले 13,000 आएंगे और फिर वापस 19,000 जाएंगे, 13,000 की चाल पूरी हो गई, 19,000 की चाल शुरू हो चुकी है। लास्ट 2-3 दिन में बहुत ज्यादा उछल गया है, थोड़ा पुल बैक में इसको वापस एक्यूमुलेट किया जाए तो मारुति 19-20 हजार तक की चाल आपको दिवाली तक नजर आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। सुशील जी, बैंक निफ्टी पे आपका व्यू और ये 53,000 से 58,000 तक के मूव में है ना जून के, ज़्यादातर पार्टिसिपेशन प्राइवेट बैंकिंग का था जिसको आईसीआईसीआई बैंक ने लीड किया। एक तो निफ्टी बैंक पर व्यू, दूसरी बात आगे जाके क्या पीएसयू बैंक से आप कोई कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं और हाँ तो लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी विद इन पीएसयू बैंक्स? बहुत बढ़िया प्रश्न है वीरू जी, आपने बिल्कुल पूरी बैंक्स के स्ट्रक्चर का निचोड़ निकलवा दिया। तो जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे हमारा पिछले 1 महीने से तेजी का व्यू था, आज सवेरे हमने अपने निवेशकों को ये सलाह दी कि एक बार एचडीएफसी बैंक में अच्छी खबर आने के बावजूद ये 800 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं दे पाया है तो 101 रुपए का करेक्शन अगर इसमें आ जाए तो बड़ी बात नहीं, तो एक बार मुनाफाखोरी की जाए। आईसीआईसीआई बैंक का मोमेंटम अभी भी मेंटेन्ड है। एक्सिस बैंक नए हाइस की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो हमारा कॉल इंटैक्ट है कि 1450, 1460-70 तक का उसका भाव आ जाए। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक हो सकता है कि अगले कुछ दिनों बैटिंग करे 50-60 रुपए की एचडीएफसी बैंक को कंपेंसेट करने, पर 60-61 हजार और फाइनली लास्ट में 62 हजार भी बैंक निफ्टी को पहुंचाने में मुझे लगता है बड़ी सरप्राइज मूव्स आएंगी कैनरा बैंक, पीएनबी में और आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये लीड करने चाहिए आगे चल के। और एक अपवाद जो हमें बैंक्स के अंदर दिखता है, 2 बैंक्स का इनफैक्ट, एसबीआई वैसे तो मैनेजमेंट वाइज पीएसयू बैंक्स में क्लासिफाइड है, पर इंटरबैंक डीलर्स जानते हैं लास्ट 40 साल से एसबीआई से ज्यादा स्मार्टर ट्रेजरी नहीं है। एसबीआई का परफॉर्मेंस प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में आता है, क्लासिफाइड है पीएसयू बैंक्स में। एसबीआई के अंदर क्या दिक्कत है समझना अभी खबरों को मुश्किल है, पर चार्ट पे एसबीआई का डिस्ट्रीब्यूटिव और बेरिश स्ट्रक्चर हमें दिखता है। कोई मौके पे 200 रुपया घट जाए तो बड़ी बात नहीं है, खबरें इसकी कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर इसको जस्टिफाइड किया जा सके, प्योर चार्ट पैटर्न है और एक फेडरल बैंक पे टॉपिश स्ट्रक्चर है। तो एसबीआई और फेडरल बैंक को छोड़ के बैंक निफ्टी में करीब करीब सारे ही बैंकों पर तेजी के ही ट्रेंड्स हैं इस वक्त। ओके, चलिए कैपिटल मार्केट थीम, यहाँ पर कोई स्टॉक आइडियाज हैं क्या आपके पास? तो अनुज याद होगा जब हम 417 पे बीएसई पे लॉन्ग हुए थे और हर 100 रुपया बढ़ने पे उत्सुकता होती थी कि अब क्या करें, तो बोले इसको हाथ ही नहीं लगाना, खड़े रहेंगे, कहां से कहां पहुंच गए हम। अब बीएसई की चार्ट पूरी हो गई लगता है अनुज, मौके पे कोई इसमें 1000, 1200, 1500 रुपए का भी करेक्शन बन जाए, इसको हम फोरकास्ट नहीं कहेंगे, मेंटली हम ओपन है। चार्ट इसकी टूट चुकी है, समय का अभाव इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। और सेम पिक्चर एमसीएक्स पे भी है
ये हमारे निवेशकों को हम ऑलरेडी लास्ट 10-12 दिन से बार-बार थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट्स की पोजीशन को बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। अब इसका आगे चल के फंडामेंटल जस्टिफिकेशन बन सकता है, मार्केट लीडर एनएसई जिनके कंपैरिजन में दोनों एक्सचेंजेस कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे मिलने जा रहा है, आईपीओ आ रहा है, तो चाहे वो पोर्टफोलियोज में जगह को ले लेगा या इनकी जो रोल थी इन दोनों स्टॉक्स की चार्ट्स की वो पूरी हो चुकी है, ट्रेंड डाउन है, टॉप बन चुका है और हमारे क्लाइंट्स इन पे शॉर्ट है। ओके अच्छा सुशील जी, ये आज एफएमसीजी में कुछ बाइंग एफर्ट्स थे, नेस्ले, कोलगेट, डाबर, मैरिको, आपका सेंस क्या बन रहा है? मतलब कोई टेक्निकल प्ले बन रहा है क्या यहाँ पे? कुछ एक स्विंग बन रहा है क्या एफएमसीजी स्टॉक्स में? देखिए, जो नॉर्मल टेक्निकल्स हम यूज करके जो प्रॉपर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के भी व्यूज ले लेते हैं, वो एफएमसीजी की चार्ट्स पे फिलहाल वो सहूलियत, वो सुविधा नहीं उपलब्ध दिखती है। हमारी सलाह हमारे निवेशकों को ये है कि इनमें ट्रेडिंग ना करके अगर आप डिलीवरी पर्सपेक्टिव से इनको उठा के बैठोगे तो पैसे बनेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इनमें बड़ी नॉइज आ जाती है। तो ये अब अगर टाटा कंज्यूमर भी बुरी तरह से कल टूट गया, अब ये फाइनल बॉटम स्क्रैपिंग के पॉइंट पर है, नेस्ले में भी थोड़ा सा इंतजार है, घूम फिर के चलना चाहिए। तो डिलीवरी पर्सपेक्टिव पे सारे अच्छे हैं, एक्सेप्ट कि मैरिको के प्रोडक्ट्स एक के बाद एक गजब के प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करते जा रहा है। उसके हेयर केयर की रेंज को देख के आदमी डैजल्ड हो जाए। पर चार्ट मैरिको की भारी है, अगर ये नीचे मिलेगा तो हम लेंगे। मैं अनुज और वीरू आपकी अनुमति से एक बात आईटी स्टॉक्स पे जोड़ना चाहता हूँ। इन्फोसिस आज की तारीख में 13 के पी रेशियो पे और 5% की इसकी डिविडेंड यील्ड है। जो हम चार्ट के लिए जाने जाते हैं, अगर अब हम सारे फंडामेंटल एनालिस्ट को विवश होकर याद दिला रहे हैं कि आप अपने फंडामेंटल्स भूल गए हो, जब Y2K के क्रैश के बाद जब इन्फोसिस को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, इस तरह के जो ये बिल्कुल मुहावरे में इस बात को समझिए, जब जाड़े के सीजन में 20 रुपए किलो मटर मिलते हैं, वो किसी को नहीं खाने होते हैं, और अब इस भरी बारिश के अंदर में अगर 20 रुपए किलो मटर मिल रहे हैं, उस तरह के वैल्यूएशंस हैं और जो चार्ट्स बिल्कुल लॉन्ग टर्म बॉटम के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे जो भी निवेशक, हमारी सलाह हमारे क्लाइंट्स को है, आप अपने एडवाइजर से पूछिएगा जरूर कि आप आईटी के स्टॉक्स में अगर एसआईपी करेंगे तो हारने की चांस बहुत कम है। कोई बड़ी बात नहीं, साल के एंड तक आपको सारे के सारे 50% ऊपर यहाँ से नजर आए। चलिए सुशील जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक्स एज ऑलवेज। और एक बार जिलेट का स्टॉक रख दीजिए, एक साल का चार्ट जिलेट का 52 वीक लो के काफ़ी करीब है। उसका एक कारण आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अगर क्लीन शेवन लोग भी इस तरीके से दाढ़ी मूछ रखना शुरू कर देंगे तो जिलेट कैसे चलेगा फिर, है ना? तो अर्निंग्स पर तो हिट आएगा। तो यहाँ पर इस समय स्टॉक 30% नीचे। खैर एनीवे, सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात की और अच्छा लगा आपसे बात करके थोड़े से ब्रेक के बाद। अब आगे बढ़ते हैं और 4 का चौका ले लेते हैं। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चंदन जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए और नीरव जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी बताइए, सस्ता ऑप्शन आपका। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए कोलगेट के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। कोलगेट ने पिछले लोज के आसपास सपोर्ट लिया, आज अपने 10, 20 और 50 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक यहाँ पर आप एक ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। $21 कॉल ऑप्शन जो 48 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 34 का स्टॉप लॉस लगाना है और 80 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। कोलगेट मानस जी की पिक हो गई सस्ता ऑप्शन में। राजेश जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। श्रेया जी, देखिए डिफेंस स्टॉक्स पे मेरी नजर है। मुझे लगता है इन पर्टिकुलरली एचएएल, माजगांव डॉक, कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम शुरू है। एचएएल में तो शुरू हुआ है, लेकिन मैं माजगांव डॉक के साथ जाना चाहूंगा जहाँ पे अभी मोमेंटम शुरू हुआ है। तो करंट प्राइस है 2540, 2535 पे 200 डीएमए था, तो 200 डीएमए के ऊपर आया है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 2520 का। 2520 के स्टॉप लॉस के साथ माजगांव डॉक बाय करेंगे, 2600 प्लस का टारगेट होगा। ओके, 2600 प्लस का टारगेट यहाँ पे मजगांव डॉक पे। चंदन जी, आपका आज का चार्ट का चमत्कार क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं फोकस करना चाहूंगा अब सीजी पावर पे। सीजी पावर में काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है। जो लगभग 22-23 दिनों का कंसोलिडेशन है, उसमें ऑलरेडी हायर बेस बन रहा है और आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखिए स्टॉक अपने न्यू ऑल टाइम हाई टेरिटरी में जा रहा है। डेटा सेटअप की बात करें तो पॉजिटिव डेटा है, रोल ओवर भी यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, तो सीजी पावर पे खरीदारी की सलाह होगी। 960 के आसपास के सपोर्ट है, 1000-1005 तक के अपसाइड यहाँ से बनने चाहिए। ओके, मिड कैप फंडा। नीरव जी बताइए, क्या पिक किया आपने?
तो आज का जो मेरा पिक है वो है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस। एक कंज्यूमर टेक कंपनी है, करीबन 530 का भाव चल रहा है। एक अच्छा कंसोलिडेशन देख लिया है हमने चार्ट पे भी। ओवरऑल अगर आप लेंसकार्ट की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन ओमनी चैनल आईवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एआई का भी यूज़ हो रहा है। तो हमें कहीं न कहीं लग रहा है कि एक सूडो आईटी प्ले करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक ये कंपनी है जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस एज वेल एज डोमेस्टिक बिजनेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है। Q4 के आंकड़े बहुत ही स्ट्रांग थे और हमें लग रहा है कि Q1 के आंकड़े सीक्वेंशियल बेसिस पे और भी स्ट्रांग रहेंगे। रिसेंटली हमने देखा कि ये MSCI इंडेक्स में इंक्लूड हुआ है, FTSE में इंक्लूड हुआ है, तो ये FIIs, DIIs का जो निवेश है इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। हमें लग रहा है 585 के लक्ष्य को लेकर के इसमें डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। लेंसकार्ट मिड कैप फंडा में नीरव जी के पिक हो गई। तो 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। मानस जी ने सस्ता ऑप्शन में कोलगेट चुना है। आपको 2100 की कॉल में पार्टिसिपेट करना है। 80 की टारगेट है, 34 का स्टॉप लॉस लगाना है। FNO सुपरस्टार आया मजगांव डॉग, यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से 2600 के ऊपर के टारगेट देख रहे हैं वो। 2520 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार CG पार चंदन जी सुझा रहे हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पर है, 1005 की टारगेट है, 960 का स्टॉप लॉस। और आखिर में नीरव जी ने मिड कैप फंडा में चुना है लेंसकार्ट, लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी की राय। ऑटो सेल्स के नंबर की हमने बात की, चर्चा की। एक और अब जो बड़ी चीज़ होगी, इवेंट होगा बाजार में, वो होगा क्वार्टर वन और 9 जुलाई से आई थिंक TCS के नतीजों के साथ अर्निंग्स सीजन शुरू हो रहा है। और कैसे हो सकते हैं IT कंपनियों के नतीजे, इस पर मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है, वो पूरी डिटेल समझ लेते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। और हमने 19 जून को देखा था कि तीसरी तिमाही के अपने नंबर्स प्रेजेंट किए थे एक्सटेंशन ने, जहां पे क्लाइंट स्पेंडिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स बने हुए थे। इनफैक्ट जो उनका रेवेन्यू गाइडेंस है वो भी हमें कट होता हुआ दिखाई दिया था 3 से 4% का। उसके बाद वहां से कहीं ना कहीं हमें जो आने वाली अर्निंग्स है फर्स्ट क्वार्टर की, उसका एक हिंट तो लग गया था। तो अब माना ये जा रहा है कि जो 9 जून से शुरुआत हो रही है रिजल्ट्स की, सबसे पहले TCS के, LTIM, HCL टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और एम्फेसिस अपने जो नंबर्स हैं वो पेश करेंगी। नंबर्स यहाँ पे हमें सुस्त साइड में ही देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो डिमांड रिकवरी है उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बाजार के अंदर बनी हुई है। जो इस टाइम पे स्पेंडिंग है, AI है और जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमें पहली तिमाही के नंबर पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें गाइडेंस की, वहाँ पे भी एक कटौती की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। जो फिस्कल ईयर 27 का टारगेट दिया गया था वहाँ से भी नंबर्स हमें नीचे देखने को मिल सकते हैं। HCL टेक के सर्विस ग्रोथ गाइडेंस में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती संभव है। और वहीं अगर हम बात करें इन्फी की, तो वहाँ पे भी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती मानी जा रही है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट करेंसी टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ की, तो यहाँ पे लार्ज कैप में 1.5 से 2% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें मिड कैप की, तो यहाँ पे 1 से 5% की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एबिट ग्रोथ की बात करी जाए तो 16.5% का अपसाइड यहाँ पे माना जा रहा है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में 13 से 13.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसके साथ अगर हम बात करें स्टॉक स्पेसिफिक रेवेन्यू ग्रोथ की, तो देखिए TCS और LTIM की जो ग्रोथ है वो हमें फ्लैटर साइड में देखने को मिल सकती है। HCL टेक केवल 1% का इजाफा। इसके अलावा इन्फोसिस में 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। साथ में हेक्सावेयर में करीबन 5% की और परसिस्टेंट में 3% की जो ग्रोथ है उसका अनुमान इस टाइम पे बताया जा रहा है। मार्जिन्स की इस टाइम पे बात करें तो इन्फी HCL टेक में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा, टेक महिंद्रा में 50 और TCS में हमें नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा विप्रो, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, जेंसार के मार्जिन्स पे तो हमें काफी भारी दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। अब एक बार लास्ट बात कर लेते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे। वैल्यूएशन इस टाइम पे देखिए काफी ज्यादा हमें कंफर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें टियर 1 शेयर्स की, तो वो अपने 5 साल 10 साल के जो एवरेज है उससे 30 से 40% के नीचे इस टाइम पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें TCS की या फिर इन्फोसिस की, तो ये अपने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के पी के जो नियर है वहां पे कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डिमांड में किस तरीके से स्टेबिलिटी आती है और जो AI है उसमें किस तरीके का स्टेबिलिटी आती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखने के लिए आगे के आउटलुक को, आगे की ग्रोथ को। लेकिन पहली तिमाही के और दूसरी तिमाही के नंबर ये माना जा रहा है कि सॉफ्ट साइड में रहेंगे।
ओके, शुक्रिया कंचन आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो अगर आप देखें मैं फैसल की रिपोर्ट कैसे रहेंगे नंबर्स, उस पर पूर्वानुमान। मीनवाइल निफ्टी जो है वो 24,034 के पैच को हिट करता हुआ। एक दो तथ्य रख देता हूँ आपके स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब प्लीज क्रूड रखिएगा, अभी अनुज ने यहाँ पर जिक्र क्रूड का ये रुपए का किया था। दैट्स अगेंस्ट अस लाइक 95.15, बट लुक एट क्रूड, एक बार रखेंगे इट्स 70.75, जो टिक्स 73.5 के थे वो अब 71.75। अनुज, बैंक निफ्टी एट डे हाई, और आज देख के अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक तो निफ्टी बैंक एट डे हाई, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने 3 एवरेज से पुल बैक लिया, और एसबीआई आज रचना जी के ना होने का पूरा फायदा उठाता हुआ है ना डे हाई पे। बट ऑन सीरियस नोट अनुज, कैसे देखेंगे इस कॉम्बिनेशन को? एक बार वो 53 से लेकर 58 तक की रैली का लुफ्त उठाया था निजी बैंकों ने, आईसीआईसीआई बैंक ने लीड किया। पीएसयू बैंक्स की प्लेसमेंट कैसी लग रही है? देखिए, कच्चा तेल रख दीजिए, साइन आ रहे हैं यहाँ पर। ये पूरी की पूरी ट्रेड जो है वो एल्गो ट्रेड है। 72 के नीचे आए हैं अब हम। ध्यान होगा आपको 73 हाफ पर हम काफ़ी समय स्पेंड कर रहे थे, और ये मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी की रैली को ये फ्यूल कर रहा है। और जो हमने क्लोजिंग के शो में शुरुआत में आपसे एक बात की थी वीरू, कि बैंक निफ्टी में 58,500, 59,000, इवन 60,000 का एक आउटलुक रहेगा। हाँ, बस 57,100 नहीं टूटना चाहिए। आज सुबह हमने एक व्यू ये भी लिया था, और निफ्टी की जो कॉल्स की बात की थी, निफ्टी के बजाय वैसे बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बैंक निफ्टी में कॉस्ट बहुत महंगी होती है ना, वो उस हिसाब से, तो इसके लिए बस वो थोड़ा सा एक दिक्कत हो जाती है। आई थिंक एसबीआई क्लियरली एक सेंस दिखा रहा है आपको यहाँ पर, क्योंकि एसबीआई का पिछले क्वार्टर का नंबर शॉकर था, तो कहीं ना कहीं मार्केट को शायद एक सेंस होगी कि इस क्वार्टर उससे तो बेहतर ही हो। इस वजह से आई थिंक ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट एक बार एसबीआई पे एक चार्ट चेक ले लेता हूँ वीरू। गावा सर, आप देखिए एसबीआई का चार्ट, क्या व्यू रहेगा? बहुत ही बढ़िया चार्ट है। मैं बीटीएसटी के लिए सोच ही रहा था। ट्रेड करा है 1049 पर एसबीआई। सेटअप के हिसाब से एक अप्पू मिलना चाहिए कल तक के लिए। स्टॉप लगाएंगे 1042 का, करीब 6 रुपए का है, और टारगेट होना चाहिए 1070 का। पॉसिबल है 1065 टू 1078 जोन है, वहां तक जाना चाहिए एसबीआई। एसबीआई एट डेज हाई, शानदार रैली बैंक निफ्टी में, और पीएसयू बैंक्स फुल सपोर्ट करते हुए यहाँ पर। आपको बताते हैं कि देखिए, मुंबई में आयोजित मनी कंट्रोल म्यूचुअल फंड समिट में इंडस्ट्री के दिग्गज शामिल हुए थे, और इस मौके पर सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज कुमार ने सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल जी की जमकर तारीफ की। उन्होंने इंडस्ट्री को नसीहत देते हुए कहा कि उनको सीखना चाहिए कि पब्लिक से कैसे आसान भाषा में कम्युनिकेट करना है। सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ये बयान इस बात पर भी मुहर लगाता है कि देश के छोटे निवेशकों तक सही, सटीक और आसान भाषा में पहुंचाने का सीएनबीसी आवाज का मिशन सही दिशा में है। आइए सुनते हैं। More and more retail people, not only in Mumbai or metropolitan cities, but far off places come, then probably their expectations will be more. And they all will like to know from you that what is the simple return metrics, because everybody is interested in that. In the morning show, अनुज जी आते हैं, ये भी बताते हैं कि कितना रिटर्न होगा, क्या होगा, तो everybody wants that only. Nobody wants to listen to your jargons and all. So I think all of us have to think that the next 10 years for this industry, what we should do so that this investor trust should be further enhanced. Interesting. आसान भाषा में कैसे पहुंचा जा सकता है सर निवेशकों तक, इजी लैंग्वेज में हर एक चीज़ हम डिकोड करके अपने निवेशकों तक, दर्शकों तक समझाते हैं। और इनफैक्ट कल ट्रेडर्स हॉटलाइन भी मैं कर रही थी, तो एक दर्शक ने कहा कि सबसे इजी समझना होता है चैट जीपीटी और बिग स्टॉक सुपर में, जिस तरीके से आप समझाते हैं। देखिए, ये तारीफ जो है ना, ये मेरी नहीं है, ये तारीफ सीएनबीसी आवाज़ की। कि हम एक प्लेटफॉर्म की वजह से, हमारी वजह से प्लेटफॉर्म थोड़े ना। और एक मैं बात बताऊँ, मुझे गर्व हो रहा था क्योंकि ये इवेंट मनी कंट्रोल का था। हमारा जो सिस्टर प्लेटफॉर्म है उनका इवेंट था, और मैं गया था मॉडरेट करने के लिए। मुझे मौका मिला मॉडरेट करने का। सेबी के डायरेक्टर आए, और उन्होंने, मतलब मैं सच बताऊँ तो मैं बैठा हुआ था, मुझे बहुत एक अच्छा भी लगा, ऑनेस्टली अच्छा भी लगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब मैं ब्लश भी कर रहा था, क्योंकि उन्होंने सबके सामने जो इतनी बड़ी बात की है ना, वो एमपी के चीफ भी वहाँ पर बैठे थे, और सब सारे म्यूचुअल फंड के सीईओज वहाँ पर बैठे थे, तो बात की। और देखिए, ये चीज़ मैं एक चीज़ बताऊँ, ये मैंने एक शुरू में एक चीज़ सीख ली थी कि अगर आपको इस देश में कम्युनिकेट करना है ना,
आपको आसान भाषा में बात करनी होगी। मैं कभी भी कई बार ना अपनी टीम पे गुस्सा हो जाता हूँ, कई बार मेरा गुस्सा होने दिखाई भी देता है ना, कई बार जब वो नीचे कोई एब्रीविएशन लिख देते हैं ना या कुछ लिख देते हैं, मैं कहता नहीं, मेरा एक ना टेस्ट है, पता है क्या टेस्ट है मेरा? टेस्ट ये है कि अगर मैं कुछ चीज़ कह रहा हूँ, अगर मेरी माँ तो मेरा जैसे शो देखती है वो, है ना, मेरी माँ मुझे फ़ोन करके कहेंगे बेटा ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे, अगर उन्हें समझ में नहीं आई तो मतलब हमने कहीं ना कहीं फेल हुए। हमारा टारगेट ब्रोकरेज कम्युनिटीज़ जो एनालिस्ट बैठे हैं वो नहीं है, हमारा टारगेट है जो देश के नुक एंड कॉर्नर पे बैठे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं अभी ऑफिस से निकला और मुझे किसी इवेंट में जाना था, एक रैपिडो वाला एकदम से आया, अरे अनुसार और रोक के, ये क्या होता है ना, हम वहाँ पहुँच रहे हैं, CNBC आवाज़ की पहुँच वहाँ तक है और हर छोटे छोटे नुक एंड कॉर्नर पर CNBC आवाज़ देखा जा रहा है। उन्हें अगर हमको इस कैटेगरी में लाना है, आज के देश में अगर हमें 150 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमको 40 करोड़ 50 करोड़ पर लाना है तो मीडिया को एक बड़ी भूमिका प्ले करनी होगी। और कहीं ना कहीं इसके लिए अगर आपने नोटिस किया हो, हम थोड़ा सा हमने अपना व्यू भी चेंज करा है, भले ही इससे हमारे नियर टर्म रेटिंग्स पर भले ही इम्पैक्ट पड़े, वैसे नहीं पड़ना चाहिए, भले ही पड़े, लेकिन हमने थोड़ा सा एक पोजिशनल, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इस तरह की व्यू की बात करनी शुरू की है। म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, वेल्थ क्रिएशन, इन सब पर करने की बात की है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग तो एक ब्रेड एंड बटर रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा इन सब चीज़ों पर भी हमने बात करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत बहुत आभार, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पर बातें रखने का, और जितना हमसे हो सके उतनी हम कोशिश करते हैं कि मैं तो कहती सर इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है क्योंकि बिजनेस जगत में अक्सर हिंदी कम बोला जाता है और कम अच्छी तरीके से समझाया जाता है, तो वो तो रहेगा श्रेया कुछ समय तक, वो कुछ समय तक रहेगा। हमारी कोशिश है, वैसे जैसे अनिल अग्रवाल जी ने किया था, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा CEOs भी हिंदी में बात करें, बाकी इजी वे में समझाएंगे, वो भी आएगा, एक समय आएगा, आप देखिएगा। वो पहले तो हिंदी चैनल में बात करना चाहेंगे, उसके बाद बाकी लैंग्वेज के चैनल पे बात करना चाहेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हमारे साथ अनिरुद्ध सरकार जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी। अनिरुद्ध सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी गुड आफ्टरनून। अनिरुद्ध जी बताइए, क्या एक सेंस बन रही है मार्केट की कि फाइनली हमारी अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो रही है और FIs की भी वापसी के कुछ साइन बन रहे हैं, क्या थोड़ा पॉजिटिविटी रखें अब? या आफ्टरनून अनुज। या आई थिंक जो हम लोगों ने लास्ट 18 महीने में देखा कि FIs कंटिन्यूसली इंडिया से हर महीने बेचे जा रहे हैं, एंड इनफैक्ट वो नंबर्स देख के तो ऐसा लगता था कि पूरा इंडिया बेच के निकल जाएंगे। आई थिंक दैट वाज समथिंग, उसके पीछे भी देयर वाज अ बिग रीजन। एंड अगर हम देखें कि जो लास्ट 2 साल में इंडिया का वेटेज रिडक्शन हुआ है इन MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जो हम लोगों ने पीक मारा था अगस्त सितंबर 2024 में, इंडिया का वेटेज था ऑलमोस्ट 21% से आज हम लोग वी आर डाउन टू अराउंड 11%। तो दैट्स अ बिग नंबर। जो 10% रिडक्शन हुआ है इन इंडियाज वेटेज, और पूरा पैसा गया है इन दोस 2 कंट्रीज विच इज द साउथ कोरिया एंड द ताइवान। तो वहां पे जो बड़ा AI रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हुआ है, थोड़ा अभी लग रहा है कि बिकॉज अभी कुछ दिनों पहले मैंने भी कुछ FI से इंटरेक्शन किया था, सो थोड़ा सेंस आ रहा है कि FIs आर नाउ गेटिंग अफ्रेड। उनको लग रहा है डर कि जो AI रिलेटेड ट्रेड हुआ है, थोड़ा वहां पे बड़ा फ्रॉथ बनता हुआ दिख रहा है। एंड वहां पे व्हेन दे आर लुकिंग एट इंडिया, जो यहाँ पे बोलते हैं ना दिस एंटी AI ट्रेड, यहाँ पे इट्स अ वेरी डाइवर्सिफाइड मार्केट, यहाँ पे AI रिलेटेड कुछ नहीं है। सो यहाँ पे हो सकता है या तो आउटफ्लो कम होगा या फिर इनफ्लो थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट होगा। सो एक जस्ट इन दिस कंटेक्स्ट काफी सारे इन्वेस्टर्स हमसे पूछते हैं कि अगर ये AI बबल बस्ट होगा, सब मार्केट्स गिरेंगे, विल इंडिया विल आल्सो फॉल? मैं उनको सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ कि जब AI अपसाइड हो रहा था, वी डिड नॉट पार्टिसिपेट। सो डाउनसाइड में ऑब्वियसली देयर इज नो रीजन फॉर अस टू पार्टिसिपेट, बिकॉज यहाँ पे AI रिलेटेड कुछ एलोकेशंस नहीं है। सो यस, FIs का आई थिंक पॉजिटिविटी बिल्डअप हो रहा है, एंड दैट शुड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द मार्केट। ओके, ठीक है, आपने ये FIs पोजिशनिंग और मतलब मनी फ्लो की तरफ फोकस किया। कुछ मैक्रो इंडिकेटर्स भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय बाजारों के परिप्रेक्ष्य में जो आपको अच्छे लग रहे हों। लेट्स स्टार्ट विद आई थिंक मंथली सेल्स फिगर। आज की सेल्स फिगर्स आपको कैसी लगी? रिएक्शन ऑटो स्टॉक्स का बहुत स्ट्रांग है। लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। ऑटो पर आपका टेक क्या है इस वक्त, जिस प्रकार के नंबर्स रहे आज?
इंटरेस्टिंगली आई कैन से कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी हमारे पोर्टफोलियो का टॉप सेक्टोरल एलोकेशन है। हमारे पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 16-17% ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी है। इसका सिंपल रीजन ये है कि अगर हम देखें कि लास्ट 4 क्वार्टर्स टू 6 क्वार्टर्स ये एक ऐसा स्पेस रहा है जहां पे सिर्फ ना तो डोमेस्टिक कंजम्पशन इज द ओनली फैक्टर, दूसरा बड़ा फैक्टर जो रहा है इज द एक्सपोर्ट पार्ट। चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ ओईएम्स बोले या एक्सपोर्ट ऑफ ऑटो एंसिलरी बोले, ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ स्टोरी है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो आज के नंबर्स आए हैं डेफिनेटली उसमें हमारा कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप होता है एंड वी बिलीव कि ये इज अ गुड इंडिकेटर कि कहाँ पे इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन कंटिन्यूज, इंडिया का एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको याद होगा जो इनिशियली जो ऑटो सेल के नंबर्स अच्छे आ रहे थे पिछले साल से आफ्टर द जीएसटी कट, काफी सारा कमेंट्स आ रहा था कि ये पेंट अप डिमांड है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेंट अप डिमांड कैन नॉट कंटिन्यू फॉर 8-9 मंथ्स। सो ये पेंट अप डिमांड नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल डिमांड व्हिच इज कमिंग आउट एंड यस वी आर वेरी बुलिश ऑन ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी। ऑटोज और ऑटो एंसिलरी को लेकर आपका पॉजिटिव व्यू। अनिरुद्ध जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। जिस तरीके से क्रूड नीचे आया है, $73 के नीचे है, 71 के आसपास कर रहा है कामकाज, और बैंक निफ्टी डेज हाई पर, ऐसे में बैंक्स पर क्या व्यू बन रहा है और साथ ही आपका रुझान किस तरफ है, पीएसयू बैंक्स की तरफ या प्राइवेट बैंक्स की तरफ? सी ओवरऑल बैंक्स पे हम लोग काफी टाइम से वी वर अंडरवेट, बट मैं बोलूंगा कि ऑफ लेट हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा हम लोग वेट इंक्रीज करने का भी वी आर डूइंग सम वेट इंक्रीज इन द बैंक्स। उसका एक बड़ा फैक्टर है कि जो पूरा जो एफसीएनआर डिपॉजिट लिंक्ड जो द फंड रेज इज हैपनिंग ग्लोबली, दैट वो बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा जहाँ पे बैंक्स का द निम्स इंप्रूवमेंट होगा। नाउ विद इन दैट पीएसयू बैंक में हम लोग ज्यादा बुलिश है एंड वो सिंपल रीजन ये है कि वैल्यूएशन वहां पे बहुत अट्रैक्टिव है एंड आई थिंक जो हम लोग ने कुछ टाइम तक कभी बैंक्स ओवरऑल अंडर परफॉर्म किए हैं एंड उसके अंदर अभी पीएसयू बैंक्स हैव आल्सो डिक्लाइंड। मैं पीएसयू बैंक्स में ज्यादा बुलिश हूँ कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, बट ओवरऑल बैंकिंग में जो हम लोग अंडरवेट थे, थोड़ा हम लोग अभी वेट इंक्रीज का देख रहे हैं बिकॉज आई थिंक द निम्स इंप्रूवमेंट इज अंडरवे। हैविंग सेड दैट, जो दूसरा आपने पॉइंट बोला अबाउट द ऑयल प्राइस, आई थिंक उसका बेनिफिट आपको अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज दिखेगा बिकॉज सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था ऑफ द राइजिंग क्रूड इज द इम्पैक्ट ऑन द लॉजिस्टिक्स प्राइसिंग, बिकॉज कोई भी चीज में लॉजिस्टिक्स जहां इन्वॉल्व है, ट्रांसपोर्ट, दैट्स अ बिग फैक्टर जहां पे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए थे एंड लॉजिस्टिक प्राइसेस ऊपर गए थे एंड दैट वाज इम्पैक्टिंग द मार्जिन्स। कुछ इम्पैक्ट एंड कंज्यूमर को भी बियर करना पड़ता है एंड दैट इज वेयर इन्फ्लेशन वाज आल्सो अ कंसर्न। सो मैं बोलूंगा ऑयल कमिंग बैक टू द प्री वॉर लेवल इज अ वेरी गुड साइन एंड फर्स्ट क्वार्टर का जो नंबर अभी आने लगेगा, आई थिंक काफी सारा जो एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो गया था आफ्टर द फोर्थ क्वार्टर, उसमें था कि फर्स्ट क्वार्टर में इम्पैक्ट दिखेगा ऑफ द मार्जिन्स ऑफ द राइज इन क्रूड ऑयल प्राइस। मुझको लगता है कि जितना फास्ट राइज हुआ है उतना फास्ट ही डिक्लाइन हुआ है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उतना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि मार्जिन्स पे ना हो इन द फर्स्ट क्वार्टर। अनिरुद्ध जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे, बाजार की प्लेसमेंट पे, मनी फ्लो पे आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिसेस लेके आइए स्क्रीन पे आपकी एक बार। इट्स 24016, 24,000 के ऊपर निफ्टी, 150 पॉइंट ऊपर, और निफ्टी बैंक 58,000 के ऊपर। अनुज, पहला दिन संघर्ष के नाम रहा। मैं संघर्ष शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तरफ निफ्टी आईटी फिर 550 अंक कोलैप्स हुआ, एक तरफ निफ्टी आईटी फिर 2023 के लोवेस्ट क्लस्टर पे क्लोज हुआ। उसके अगेंस्ट इंडिसेस का ये बिहेवियर लगा कैसा, और कल के रिव्यू क्या? देखिए, मेरा व्यू सिंपल है, मंथ एंड की कॉल्स कैरी करें आप। वैसे अगर आपने आज सुबह खुलते ही जो हमारा व्यू था, तो आपके पास एक कुशन होगा कि कल अगर गैप डाउन हो भी गया बाई चांस तो भी, और क्योंकि मंथ एंड की हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट वो ना जाए, अनलेस 200-300 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कच्चा तेल 72-71 पर है, अगर ओवरनाइट 70 के नीचे आ गया तो पॉजिटिव होगा। एक रिस्क है डॉलर रुपी वापस नीचे आ रहा है, वो मैं थोड़ा सा एक रिस्क है, क्योंकि कई बार पहले मूव करेंसी में आते हैं उसके बाद इक्विटी में आते हैं, ये रिस्क है। लेकिन देखिए, सब कुछ ही आपके फेवर में होगा तब थोड़ा ना तो। और नॉर्मली हम कंजेशन जोन जो होते हैं ना, जब जैसे 24,050 का कंजेशन जोन है और बैंक निफ्टी पर 58,000 कंजेशन जोन है, वेल डिफाइंड है, आज ये क्रॉस नहीं हो पाए। 24,049.9 पे आके रुक गए हम बैंक निफ्टी पर, और 58,000 के ज़्यादा ऊपर नहीं निकल पाए। हालांकि क्लोजिंग 58,000 के ऊपर ही हो रही है, होपफुली ये अच्छी बात है। तो बने रहे, नॉर्मली गैप के साथ निकलते हैं कंजेशन जोन, तो हो सकता है कल गैप के साथ निकल जाए।
नहीं होगा तो कल रिविजिट करेंगे उस स्ट्रैटेजी को, है ना, दिक्कत क्या है। लेकिन व्यू ये रहेगा कि आप अपनी पोजीशंस को कैरी करें। चलिए BTST ले लें। राइट, पोजीशंस को कैरी करने की फिलहाल सलाह, ये व्यू आता हुआ। अब स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज STBT या BTST ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे पैनल हमारे साथ मौजूद है ऑलरेडी। चंदन जी, शुरुआत आपसे बताइए, फिर कल के सेशन के लिए क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल, मैं रियल एस्टेट काउंटर पे फोकस करूंगा। हमने स्टार्ट में फिनिक्स मिल की बात की थी, अब मैं ओबराय रियल्टी पे फोकस करना चाहूंगा। यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और इनफैक्ट वीकली चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसका एक बुलिश इंप्लीकेशन है और कहीं ना कहीं रियल एस्टेट काउंटर में एक बड़े बॉटम बने हैं। सो ओबराय रियल्टी पे खरीदारी की सलाह होगी, हल्के से डिप में खरीद सकते हो। सपोर्ट रहेगा 1778 का, अपसाइड में 1850 तक के टारगेट बनने चाहिए। ओबराय रियल्टी, ये हो गई चंदन जी की पिक। यहाँ पर आप एक ट्रेड लें। गाबा सर, आपका ट्रेड कल के लिए? ध्यान है मेरा पॉलिसी बाजार पर। पॉलिसी बाजार का करीब 7-8 दिन से एक साइडवेज मूव मिला है। आज इसमें एक थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है। ट्रेड कर रहा है 1683 पर, स्टॉप लगाएंगे 1670 का, करीब 13 रुपए का। टारगेट मेरे ख्याल से होना चाहिए 1700 का। पॉलिसी बाजार 1700। पॉलिसी बाजार 1683 पे बहुत ही इंप्रेसिव क्लोज पहले दिन सीरीज के। मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए, गोदरेज सीपी पे खरीदारी करके जाएंगे क्योंकि स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। अगर आप लाइन चार्ट लगाएंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखेगा। तो गोदरेज सीपी के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 1039 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1070 के टारगेट सेट करेंगे। गोदरेज CP हो गई मानस जी की पिक। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया, देखिए मेरी नजर है HDFC AMC के चार्ट के ऊपर। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है आज, और जो ब्रेकआउट है, जो पैटर्न हम देखते हैं, इट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। तो बड़े टारगेट्स आ रहे हैं, लेकिन एज BTST इसका टारगेट होगा 2850 का, लेवल ऑफ 2753 इट्स अ बाय, स्टॉप लॉस होगा 2700 का। ओके, आशीष जी, आपका ट्रेड कल के लिए? देखिए, प्रेस्टीज एस्टेट में एक अच्छा मोमेंटम बना है और अनु जी, देखा जाए तो ओवरऑल इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर ही अच्छा कर रहा है। ऑटो देखिए, रियल एस्टेट देखिए, तो ऐसे में लग रहा है कि मोमेंटम यहाँ से शुरुआत हो रही है और प्रेस्टीज एस्टेट पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो है वो 1700 के और स्टॉप लॉस 1560 का लगाना होगा। चलिए, आप एक काम करते हैं, अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। आज तो वीरू अच्छी रही होगी मार्केट ब्रेथ? अच्छे रहे थे अनुज, और बस इसका अगर आप देखें थोड़ा सा निफ्टी IT ने ड्रैग किया एक तरफ ब्रेथ को, अदरवाइज ऑल गुड। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें कॉम्बिनेशन अच्छे थे, लॉन्ग 69, शॉर्ट कवरिंग 49। अगर आप ये फिगर्स को देखें तो मोर देन 118, शॉर्ट 68 आया ये एक बार फिर से IT में, और 28 में लॉन्ग्स अनवाइंड हुए, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। एक एक करके स्लाइड्स को देखते हैं, लॉन्ग कहाँ पे कमिटेड रहा आज। डिलीवरी, आई मीन सुपर स्विंग डिलीवरी, याद रखिएगा एक बात, अच्छा इस पर हम क्या देते हैं बता देता हूँ मैं आपको। डिलीवरी आज नवंबर 22 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, ऑलमोस्ट 4 साल का ब्रेकआउट। डाबर, इटर्नल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, पेज इंडस्ट्रीज, इटर्नल ने बिल्कुल वैसे ही बिहेव किया जिस प्रकार से इसकी रोल ओवर रिपोर्ट थी सुबह। डाबर आज FMCG में शुरू से बाइंग थी, वो डाबर लॉन्ग लेके गया। कोलगेट में, गोदरेज CP में यहाँ पे शॉर्ट कवर था। PV फिनटेक में काफ़ी अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट, अदानी ग्रीन का मैं जिक्र कर रहा था। मोमेंटम 20 डे से रिवर्सल, और MCX ने एक बार फिर से अपने चैनल ब्रेकआउट दिया। मेरे ख्याल से 100 डे से पुल बैक था ये। शॉर्ट कवरिंग सारी बड़ी पेचीदा, मतलब जिसे कहते हैं ना, क्रिटिकल जोन से आए हैं। बाकी KPIT, एक्सचेंज ऑफ द डे, टाटा एलेक्सी, कोफोर्ज भी आज रपेट, आज बहुत दिनों बाद कोफोर्ज क्रैक हुआ है ना। हाँ, और इसमें आज शॉर्ट कैरी हो रहा है HCL टेक्नोलॉजीज और मेटल्स में सेल। कोफोर्ज में आपको बताऊँ बहुत दिनों के बाद आज पहली बार सारे एवरेजेस के नीचे, तो आज IT ने कोफोर्ज को भी ग्रैब किया। बाकी वेदांता, वारी, JSW एनर्जी, फोर्स मोटर्स, मन्नापुरम, इन सभी काउंटर्स में क्रैक था। मानस, कोफोर्ज पे आपका टेक? फाइनली आपके पास सिर्फ 20 मई से लेकर अब तक का जो रेंज सपोर्ट है वो बचा हुआ है, अदरवाइज एवरेजेस आपने सारे तोड़े। आपका टेक क्या होगा इस पे? तो देखिए, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक निकल जाना बेहतर रहेगा। अगर ये 1350 के नीचे फिसलेगा तो शायद 1200 रुपए तक भी फिसल सकता है। मेरी राय में पैटर्न नेगेटिव है, इसलिए अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। ओके, चलिए, लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। कोफोर्ज में भी अब तो ये भी गिरने लगा है, 6.5% नीचे। कर्नाटका बैंक के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वाटरवेज लीजर IPO पर CNBC आवाज़ की सलाह काम आई, लेकर आइए जरा। एक दिन में 25% के करीब उड़ गया है जी हाँ स्टॉक।
इंटरडे में तो 22-23% नीचे था, अभी भी 16% 17% नीचे है और वॉल्यूम भी काफ़ी ज़बरदस्त है। शुक्रवार को हमने कहा था कि इस कंपनी में कई दिक्कतें हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या रहे यहाँ पर, ये सब दोबारा एक बार एनालाइज करते हैं आशीष के साथ। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। और बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं एक्स पे, मुझे बहुत सारे मैसेजेस हैं, पब्लिकली भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर चेताया लोगों को। और क्योंकि कंपनी ऐसी है ना, दिखने में इतना फैंसी लगता है, सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन थोड़े से इंटरनल जाके देखे तो पता चला कि रेड फ्लैग्स की भरमार है और इससे लगातार दूर रहने की सलाह दी। पैसा बचा है यहाँ पर लोगों का। अब इंडिकेटिव जो प्राइस था लिस्टिंग के लिए आज से, वहाँ से भी आप देखें तो गिरा ही है। स्टॉक अभी 670 रुपये के करीब चल रहा है। इसका जो इशू प्राइस था ये करीब आप देखें 808 रुपये का था, यानी उन स्तरों से आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर नजर आई है। अब इसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे जिसकी चर्चा हमने लगातार की, लेकिन आप ध्यान रखिए कि एक तो ये आईपीओ, क्योंकि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत वॉलेटाइल थी, तो क्यूआईपी बेस्ड आईपीओ था, तो रिटेल का जो कोटा है केवल 10% के आसपास था, लेकिन क्यूआईबी का कोटा बहुत मुश्किल से धक्का लगाकर ये नैया पार हुई है। और हम देख रहे थे कि लगातार यहाँ पर जो है क्यूआईबी की तरफ से पार्टिसिपेशन बड़ा कमज़ोर साइड पर था। एंकर निवेशक भी अगर देखें तो कोई बड़ा नाम यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा, और जो कट ऑफ समय था उस तक भी आप देखें तो क्यूआईबी का कोटा केवल 72% भरा। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपडेट देकर ये बताया कि एक कोई टेक्निकल बिट जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, उसको क्वालिफाई कराया गया, और इसी के चलते देखें तो क्यूआईबी कोटे में 1.01% का 1.01 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिला। और जैसे तैसे आप देखें तो ये आईपी पार हो गया, नहीं तो संभावना यही थी कि या तो एक्सटेंशन किया दिया जाए या फिर यहाँ पर इस आईपीओ को रद्द किया जाए। लेकिन लगातार यहाँ पर आप देखें तो इशू का रिस्पांस भी बहुत छोटा, क्योंकि छोटा सा इशू प्राइस था 585 करोड़ का इशू, और केवल टोटल आप देखें तो 1.5 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। तो ओवरऑल आप देखें तो बड़ा ही माना जा सकता है कई पैरामीटर्स पर कि इस साल की सबसे खराब लिस्टिंग में से एक है। इस साल की सबसे खराब लिस्टिंग में से है, और आई थिंक सेफ टू से कि शायद इस साल का सबसे खराब आईपीओ भी था, तो उस वजह से और थोड़ा सा यहाँ पर लिस्टिंग उसी हिसाब से हुई जो ये डिज़र्व करता था। और जैसा मैं कह रहा था कि एक सीख मिलनी चाहिए। देखिए, बुरा लगता है, मतलब जेब से पैसा चला जाए 17% के करीब अगर आप एक दिन पहले दिन में, और कितने लोग ऐसे आईपीओ में पैसा लूज करके अगली बार अगर अच्छा आईपीओ आएगा उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि उनको लगेगा कि यार क्या कहाँ लग गया मैं, कहाँ फंस गया मैं। तो खैर एनीवे, ये एक आईपीओ। शुक्रिया आशीष। और जैसा आशीष ने कहा कि काफ़ी पर्सनल मैसेजेस डीएम्स वगैरह आए हैं हमें इस चीज़ को लेकर, और हमारा एम होता है कि जितना जहाँ पे क्लैरिटी दिख रही है, जहाँ पे दिख रहा है गड्ढा है, वहाँ पे हमें कूद के थोड़ा नापना गहराई कितनी है। तो वो मतलब एक उसमें एक सिंपल चीज़ है, तो इसके लिए तो किसी और को कूदने दीजिए, उनको नापने दीजिए, हमें थोड़ा नापना है। खैर एनीवे, ये बात हो गई वाटरवेज आईपीओ की। अब आगे बढ़ते हैं, क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए, थोड़ा मार्केट अटक रहा है हायर लेवल पर, और ये क्लोजिंग में हमेशा होता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। एक थोड़ा आपको लगता है कि कल सेंसेक्स की प्रॉफिट वो एक्सपायरी भी है। एक बार पेटीएम लेकर आइए ज़रा, कुछ तो हो रहा है पेटीएम में। आई थिंक ये 3-4 दिन पहले हमने कवर किया था, स्पॉटलाइट में कवर किया था 3 दिन पहले, और पेटीएम में आज ज़बरदस्त अगर आप देखें तो मूव है। और एक बार इसका फ्यूचर प्रिंट भी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बिल्डअप भी हुआ है, करीब 2% का ओपन इंटरेस्ट चेंज भी है। ये इस पर कॉल लिया क्या किसी ने हमारे पैनल ने? आई थिंक ली थी शो की शुरुआत में, गावा सर ने लिया था लास्ट वीक। हाँ, लास्ट वीक लिया था। आज आशीष कयाल जी ने लिए। तो एक बार आशीष जी से भी रिविजन। हाँ जी, आशीष जी दिख गया आपका हाथ। 1250 का टारगेट था आपका। ये कितने समय के लिए टारगेट है? ये अगले कुछ दिनों का या फिर अगले 2-3 दिनों के में आपको लग रहा है अचीव हो जाएगा? नहीं, देखिए, जिस हिसाब से मोमेंटम बना है आज के दिन में, और गुंजाइश है थर्ड वेव यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट फास्टेस्ट होता है, तो 1250 तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ही अचीव हो सकता है। तो यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। 1180 था जब हमने ये कॉल दिया था, तो ये टारगेट 1-2 दिन में आ सकता है 1250, तो होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड करना चाहिए। और एक स्टॉक लेकर आइए जरा, HDFC AMC। कमाल का मोमेंटम है यहाँ पर। सच बताऊं तो आज सुबह थोड़ा सा मैं नर्वस था जब मैंने इसको चैट जीपीटी में लिया था, मतलब क्योंकि थोड़ा सा कैपिटल मार्केट थीम में थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस लग रही थी, लेकिन अब अच्छा हुआ ले लिया इसको। और अगेन पूरी तेज़ी स्क्रीन पर प्ले हुई। मुझे तब अच्छा लगता है जब तेज़ी स्क्रीन पर प्ले हो ना,
तो उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। HDFC AMC देखिए आप किस तरीके की शानदार मूव इस समय स्टॉक में, और करीब 3.5% ऊपर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चंदन जी, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? बिल्कुल, HDFC AMC की बात करें तो देखिए सेलेक्टिव AMC काउंटर्स में एक काफी अच्छा सपोर्ट बेस्ड बाइंग नीचे के लेवल पे आता है। पिछले लगभग हम कुछ महीनों की बात करें तो रेंज बाउंड बायस है, बट जब भी डिप आता है खरीदारी के मौके तब्दील हो जाते हैं। रिसेंट का शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम देखें तो एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन के लोअर टॉप लोअर बॉटम का 5-6 दिन का नेगेशन हुआ है, 50 डेमा के आसपास का सपोर्ट लिया है, और जिस हिसाब से 2725-30 के ऊपर डिसाइसिव होल्ड हो रहा है आज की क्लोजिंग, लग रहा है मोमेंटम बरकरार होना चाहिए, ब्रेकआउट बनेगा। तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए 2700 के सपोर्ट से 2820 और 2850 तक के अपसाइड HDFC AMC में बनने से। HDFC AMC पर ये व्यू हो गया। ChatGPT पार्ट 2 का पहला काउंटर और शानदार रैली देखिए, ऑलमोस्ट रेज हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहा है। डिलीवरी आज वायदा का टॉप गेनर रहा, 7% ऊपर। जून 2022 को हमने इसको कवर किया था इनफैक्ट बिग स्टॉक्स, और आज का एक है उसके बाद से देखिए लगातार इसमें एक रैली आती हुई। एक महीने का चार्ट रखेगा इनफैक्ट डिलीवरी का, आज तो 7.5% अप है ही, और इनफैक्ट पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो 12% ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। 6 महीने का भी चार्ट रख दीजिए एक बार डिलीवरी का, और यहाँ पर नंबर्स काफ़ी अच्छे, डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी अच्छी आई है। 26% रिटर्न पिछले 6 महीने से मिले हैं। डिलीवरी पर चार्ट चेक नहीं हुआ है आज, एक चार्ट चेक हालांकि काफ़ी चला है आज, लेकिन गाबा से डिलीवरी आप बताइए 509 के लेवल पर। मेरे ख्याल से सेटअप सही है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहा है 509 पे, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट बना है 480, मतलब काफी डीप है, इससे स्टॉप थोड़ा डीप होगा 470। कहां तक जा सकता है? मेरे ख्याल से 600 भी पॉसिबल है, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में जो ब्रेकआउट मिला है बहुत ही बढ़िया मिला है। मतलब 1-2 दिन 3 दिन या 7 दिन के लिए नहीं लेना चाहिए, इसको मीडियम टर्म के हिसाब से लेना चाहिए। डिलीवरी 509 मल्टी ईयर ब्रेकआउट 4 साल के हाईज पे ट्रेड करता हुआ, और हालांकि ऐसा भी था बहुत डेड कैट बाउंस भी थे, और टुवर्ड्स क्लोज 1-2 स्टॉक्स और मार्क करता हूँ। एशियन पेंट्स आज एक बार फिर से एक स्ट्रेंथ को जिसे कहते हैं रीगेन किया इसने, और पिछले 4-5 दिन ने इनफैक्ट अगर आप देखें तो 15 जून से ही पूरे सेकेंड हाफ ऑफ जून में इसने एक अनवाइंडिंग मोड में रहा। आज थोड़ी सी इसने स्ट्रेंथ को रीगेन किया। रियल एस्टेट पूरा बेहद शानदार था, और वाइट गुड सेगमेंट में आज लोअर ट्रैजेक्टरीज से एक रिवर्सल था। पहली बार हेवल्स ने आज, जिसको मैंने सुबह भी मार्क किया था मेरे ख्याल से 24 अप्रैल के बाद, फर्स्ट टाइम किसी मीडियम टर्म एवरेज को 50 डेमा को इसने टेस्ट किया रिवर्सल में। ऐसा ही कुछ हाल कैपिटल मार्केट थीम में था, चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो CDSL हो, और जिसको शायद मैंने 2 बजे मार्क किया था। दैट वाज HDFC AMC 2756 डे हाई पर, और मेरे ख्याल से मई 26 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ। कैपिटल मार्केट थीम ने अपना एक्शन एक बार फिर से अगर आप देखें आज जनरेट किया। चलते हैं इस क्लोजिंग के लिए अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। चलिए फिर बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। अच्छी क्लोज रही, थोड़ा मलाल रह गया कि 24,000 के ऊपर बंद नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी 127 पॉइंट ऊपर थे बैंक निफ्टी ने, लेकिन एडजस्टेड क्लोज बैंक निफ्टी की मेरे ख्याल से 58,000 के ऊपर आएगी। लास्ट ट्रेडेड रेट भले ही 57,950 का रहा। निफ्टी IT ये दिक्कत वाला मामला, फिर से 2% नीचे 500 पॉइंट, और मिड कैप करीब 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप भी 1.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन देखिए, 1700 बढ़ने वाले शेयर, 1400 गिरने वाले शेयर। कुल मिलाकर मामला एडवांसेस के फेवर में था, हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। सेक्टोरल गेनर्स लेकर आइए जरा एक बार। सबसे ऊपर रियल्टी, आज तो शानदार रैली हुई यहाँ, 4% की। FMCG यहाँ पर भी ज़बरदस्त मूव, 2%। कैपिटल मार्केट 2%, ऑटो 1%, फिनेंशियल में अच्छा मूव आया, और PSU बैंक्स यहाँ पर भी ठीक ठाक मूव्स आते हुए दिखाई दिया आपको। अब आइए आज के सेक्टोरल लूजर्स पर। निफ्टी IT ने लीड किया, इससे करीब 2% नीचे, मेटल्स 1% नीचे, फार्मा, कैपिटल गुड्स और एनर्जी यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। चलिए निफ्टी गेनर्स, इटर्नल ने लीड किया आज इसे, करीब 5% के मूव्स। अदानी एंटरप्राइजेस में 3.5% पॉजिटिविटी, नेस्ले, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर आपको अच्छी खासी तेज़ी आज की ट्रेड में देखने को मिली। लूजर्स में 4 IT नाम, HCL टेक 3.5%, टेक महिंद्रा 3%, TCS करीब 3%, 2.5%, इन्फोसिस 1.5%, इसके अलावा टाटा स्टील और हिंडाल्को। मेटल्स में पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी करेक्शन चल रही है, तो ये थोड़े से गिरे। आज का ट्रेड अच्छा रहा, सिर्फ एक डॉलर रुपये का जो थोड़ा सा 1% बिगाड़ी है, बट अदरवाइज आज का मूव मार्केट के लिए अच्छा रहा।
जी हाँ, अदरवाइज मूव अच्छा रहा। 1 जुलाई रास आई, आप कह सकते हैं खुल के, हाँ निफ्टी आई टू आपको भूलना पड़ेगा। खैर बाकी सारे समीकरण, तथ्य, फैक्ट्स, स्टॉक्स इन न्यूज़ और रणनीति लेकर ये पैनल आपसे फिर कल मुलाकात करेगा मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।